ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू द एपिसोड थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान जिनको मैं चेस कर रहा था कोई तकरीबन 6 महीने तो हो गए। 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। ही इज़ बीन फ्लाइंग बिटवीन बैक एंड फोर्थ इस्लामाबाद टू कराची, फिर दरमियान में एक दिन पता लगा जी कनाडा में। तो ही इज़ फ्लाइंग आउट ऑल ओवर द प्लेस, बट वी हैव फाइनली गॉटन अ होल्ड ऑफ हिम, अमार हबीब खान, who is the Chief Risk Officer of Karandaz, Pakistan. Sir, thank you so much for being part of the show. I'm going to start off this conversation with just sort of trying to understand, what do you do as a Chief Risk Officer? चीफ रिस्क ऑफिसर, रिस्क एक ऐसी चीज़ है जो कि हर चीज़ में होती है। ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए, यहाँ पे एक ज़लज़ला आ सकता है और सब ख़त्म हो सकता है। ये एक रिस्क है। रिस्क क्यों होता है? किसी भी चीज़ के होने की एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक जिसे कहते हैं कि कुछ ना कुछ कभी भी हो सकता है। ठीक है, एंड दैट इज़ अ नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी। वो चीज़ बेसिकली रिस्क होती है। राइट। उस चीज़ को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह आपने रिस्क को अवॉइड करना है, किस तरह उस चीज़ को कम करना है, वो मैं करता हूँ। ज़लज़ला यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, मगर आप इंश्योर करेंगे कि इस घर की फाउंडेशन अच्छी है, इस घर की कंस्ट्रक्शन सही हुई हुई है, तो फिर जो है ज़लज़ला आ जाएगा मगर आप सेफ हो जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग ये है रिस्क मैनेजमेंट। आई फील लाइक पाकिस्तान में वी डोंट डू दैट इन एनी एस्पेक्ट। नहीं, पाकिस्तान में हम चलते हैं आयतुल कुर्सी पे। आइडियल रिस्क मैनेजमेंट इन पाकिस्तान इज़ बेसिकली आयतुल कुर्सी। ठीक है, लोग इंश्योरेंस नहीं कराते गाड़ियों की, अपनी तो छोड़ें, लोग गाड़ियों की इंश्योरेंस नहीं कराते, गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं। चोरी होने के बाद भी लोग इंश्योरेंस नहीं कराते कि नहीं जी अल्लाह मालिक है। आपके सामने लोग वैक्सीन नहीं लगवाते, रिजल्ट्स आपके सामने कि जी वैक्सीन लगवाएंगे तो बीमारी नहीं होगी, मगर फिर भी नहीं लगवाते, लेकिन जी हमें कुछ नहीं होगा। तो ये इसको जो है ना, बहुत हमें कल्चरल चीज़ है, ये कल्चरल चीज़ है। और जैसे कहते हैं ना, रिस्क टेकिंग वाली कॉम है, मगर रिस्क भी जो है ना आपको कुछ सोच समझ के लेना पड़ता है। ठीक है, मतलब ऐसा रिस्क लेना कि ब्लाइंडली आप कहते हैं कि जी ये यहाँ से पहाड़ से कूद जाओ। ठीक है, रिस्क तो है उसमें, आप कूद भी सकते हैं और बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं। ये चीज़ है, दिस इज़ व्हाट रिस्क मैनेजमेंट इज़, कि जो सर्टेन चीज़ है या कोई अनसर्टेन चीज़ है, कोई चीज़ है जो कि मुमकिन हो और कोई एक चीज़ ऐसी जो बिल्कुल नामुमकिन हो मगर कभी कभार हो सकती है, जैसे एक ज़लज़ला आ सकता है, सुनामी आ सकता है। ठीक है, तो उसको किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करें, ये चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग। और ये चीज़ आप कितने अरसे से आप प्योरली रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं? मेरा समझे पूरा जो करियर है, तकरीबन कोई 12 साल से मैं रिस्क मैनेजमेंट में ही हूँ, मुख्तलिफ चीज़ों की। तो ये इट्स नॉट समथिंग जो कि आप पढ़ते हैं? ये पढ़ते नहीं है, ये आप सीखते हैं। So how did you get into it? Like if I were to understand, high school आपने कराची से किया था? हाई स्कूल मैंने कराची से किया था। कराची में एक स्कूल है BVS पारसी हाई स्कूल। अच्छा। एक्चुअली मैं बोलूँगा इट इज़ पाकिस्तान के सबसे पुराने स्कूलों में से एक है। अच्छा। हाँ, 1857 में जो है ये स्कूल बना था। तो उसके बाद से ही आई थिंक मैं यही सोचूँ ना, शायद वहीं से मुझे ये चीज़ आई है कि वहाँ पे बड़ा एक डिसिप्लिन का और बड़ा एक फोकस वाला जो एक कल्चर होता है, एक माहौल होता है, वो था। उसी से ही आपके अंदर जो है ना एक रिस्क अवर्जन, जिसको एक चीज़ कहते हैं कि आप रिस्क ना लेने के बारे में सोचते हैं। तो वहीं से शायद एक चीज़ जो है वो एम्बेड हो गई है और बड़े होके इधर बैठ गया हम आके। राइट। और हाई स्कूल के बाद आपने अपनी आला तालीम के लिए हम चले गए। एक जगह है कराची में IBA। राइट। IBA से बैचलर्स करा, वहाँ पे कोई 4 साल का बैचलर्स करा फाइनेंस में। राइट। फिर उसके बाद नौकरी पे लग गए, बहुत ही कोई एक स्टैंडर्डाइज जो एक बैंकर की नौकरी होती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर की, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की जो नौकरी होती है, उसमें लग गए। HSBC में था मैं कुछ अरसे के लिए। HSBC 4 साल हो गए मुल्क से जो है HSBC छोड़ के जाने लगा। HSBC अगर किसी को नहीं पता था, हांगकॉन्ग शंघाई बैंक। उन्होंने डिसाइड करा कि जी हमें पाकिस्तान में अब काम नहीं करना। वो क्यों नहीं काम करना? क्योंकि आपको पता होगा 2011-2012 में कुछ हालात ऐसे हो गए थे, मुल्क के, दुनिया के तो हो ही थे, मुल्क के भी ऐसे हो गए थे। उन्होंने बोला कि नहीं जी हम पाकिस्तान में अब काम नहीं कर सकते। सो इकोनॉमिकली हालात ख़राब हुए थे या ये टेररिज्म एंड बोथ, दोनों चीज़ें। वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो था HSBC का। और इनफैक्ट बहुत सारे आप देखते होंगे कि इंटरनेशनल बैंक दुनिया भर से जो हैं वो अपना फुटप्रिंट कम कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, दुनिया भर से जो है फुटप्रिंट कम कर रहे हैं। ये पोस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो उनका एक थ्योरी उनकी ये आई कि जी हम इन मार्केट्स में कम्पीट नहीं कर सकते। जहाँ पे जैसे अगर RBS है या HSBC मौजूद है, उसके साथ साथ बहुत बड़े 4-5 बैंक भी मौजूद हैं जो कि लोकल डोमिनेट करते हैं, उनके साथ आप कम्पीट नहीं कर सकते, उनका मुकाबला आप नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि आप बिस्तर बोरिया बंद करके वापस चले जाएं। एक और वजह ये भी थी फाइनेंशियल क्राइसिस
के बाद और वॉर अगेंस्ट टेरर के बाद आपने बड़ा एक नाम सुना होगा FATF का, बिल्कुल ऐसे, मनी लॉन्ड्रिंग का, एंटी टेरर फाइनेंसिंग की, वो रेगुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। राइट। तो जितने भी ये बड़े बैंक थे, इंटरनेशनल बैंक थे, उनकी ये कॉस्ट बढ़ गई। उनको ये था कि जी हम इस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, ये एक बहुत रिस्की मार्केट है, अगेन रिस्की की बात कर रहा हूँ, राइट। ठीक है। उनका कहना ये था कि यहाँ पे अगर कोई भी एक ट्रांजैक्शन हमें मिल गई, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जिसका टेररिस्ट फाइनेंसिंग से ताल्लुक है, मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक हो, तो हमारा एक तो रेपुटेशन का इशू है, और दूसरा ये कि जो हमारा रेगुलेटर है या जिस मुल्क में हम काम करते हैं वहाँ पे हमें शदीद पेनल्टीज़ लगेंगी। HSBC के साथ ये हुआ था मेक्सिको में, वहाँ पे कुछ ड्रग मनी था, वो उसकी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे और शदीद उनको फ़ाइन्स लगे। डॉयचे बैंक के साथ हुआ है, दुनिया भर में जितने भी बैंक हैं उन सबको हैवी फाइन्स लगे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली HBL को भी, हमारा जो पाकिस्तान का बैंक है, वहाँ पे न्यूयॉर्क की ब्रांच को उसको शदीद एक फ़ाइन लगा था। किस चीज़ का? एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग का। उसमें बेसिकली हुआ ये था, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी थी जो कि कुछ सऊदी बैंक था उसके थ्रू हो रही थी। अच्छा। वो इन्होंने फ्लैग नहीं करी, उन्होंने बताया नहीं, Right. वो उस चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर पाए। इवेंचुअली जो अमेरिका का रेगुलेटर है फेड, उसने जो है इन पे कोई तकरीबन ऐसे 150 या 200 मिलियन डॉलर का फाइन लगा था। उसके बाद HBL ने भी अमेरिका के अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। राइट। तो So banks do that. बैंक्स डू दैट। अब ये कर रहे हैं, पिछले 10 साल में यही हो रहा है कि जो लोकल बैंक्स हैं, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ मैं, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, और जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो अपने आप को स्केल बैक कर रहे हैं। राइट। मेक सेंस। सो 4 साल अब HSBC में थे। हाँ। उसके बाद फिर व्हाट हैपेंड? उसके बाद मैंने बोला HSBC पाकिस्तान से जा रहा है, तो अब क्या करें। एंड दिस वाज कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब। दिस वाज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। आई वाज रिस्क मैनेजमेंट एज वेल एज द इकोनॉमिस्ट फॉर पाकिस्तान देयर। ओके। ठीक है। HSBC जो है एक रेटिंग करता है हर मुल्क की, तो मैं उसकी भी रेटिंग करता था। ठीक हो गया। अच्छा जी। फिर उसके बाद मैंने पूछा क्या करें, हमने कहा वक्त आ गया कि मास्टर्स किया जाए। राइट। मास्टर्स करने चले गए। मास्टर्स करने, अच्छा उसमें नॉर्मली लोग एक रूट लेते हैं कि जी हम बैचलर्स के बाद जो है MBA करेंगे। कि नहीं यार, MBA नहीं करना, वही चीज़ फिर से पढ़ के क्या करना, क्या फ़ायदा, कुछ ऐसा करता है नया करते हैं। मैंने सोचा कि जी एक हम करते हैं इकनॉमिक्स में मास्टर्स। ठीक है। अच्छा, इकनॉमिक्स में मास्टर्स जो लोग पता होगा, कुछ लोग जो कि करते हैं, बहुत ही मैथ ओरिएंटेड होता है। आप समझते हैं लोग कि जी इकनॉमिक्स जो है बस बातें कर सकते हैं, मगर इकनॉमिक्स में मास्टर्स करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। वो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ जो है मैथ की इक्वेशंस जो होती हैं वो सॉल्व कर रहे होते हैं। एक सवाल होगा, 10 पेज की इक्वेशन सॉल्व हो रही होगी। Really? और आपको कुछ नहीं पता होगा। जो बोलते हैं कि जी हम इकोनॉमिस्ट हैं, ये फलाना है, दिमाग का है, उनको एक सवाल दे दें, अगर वो आधा भी सॉल्व कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। राइट। ग्रेजुएट स्कूल पे मास्टर्स लेवल पे जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ है और कुछ भी नहीं है। राइट। सो हमारे पाकिस्तान में तो हम 4 इंडिकेटर्स लेते हैं और हम तबसरे पास करते हैं। वो प्रॉब्लम ये है ना, इसीलिए तो वो तबसरों की हालत ऐसी ही होती है कि आपको पता ही। अच्छा भाई ठीक है, अभी आप सही कह रहे होंगे। आप यहाँ पे जो ज़्यादा शोर कर ले वो उतनी उसकी नॉइज़ बेसिकली होती है। जो यहाँ पे तो ये है ना, जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो उसकी बात ज़्यादा बेहतर होगी, सही होगी। तो ये सिलसिला है। राइट। सो यू डिड योर मास्टर्स फ्रॉम? मास्टर्स के लिए फिर मैं चला गया बार्सिलोना। वेरी। आप लोग कहते हैं कि यार बार्सिलोना क्यों गया मास्टर्स के लिए? बोला यार मुझे किसी ऐसी जगह नहीं जाना था जहाँ पे सर्दी होती हो। ठीक है, आप अमेरिका चले जाए, कनाडा चले जाए, ठीक है, हर जगह आपको जो है ना एक ठंड मिलेगी फजूल है। मतलब आप अगर जा रहे हो तो ऐसा पढ़ाई भी कर लें, वेकेशन भी कर लें। एंड दुनिया में बहुत कम ऐसी जगहें हैं जो कि बार्सिलोना के लेवल का उनका मौसम होगा। जैसे मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ कि वहाँ का मौसम ऐसा है कि हर वक्त AC चल रहा हो। अच्छा। ठीक है, बिटवीन 22 and 24 डिग्रीज थ्रू आउट द ईयर। ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, बराबर में बीच है, अच्छा खाना है। I mean even the culture is pretty amazing. कल्चर इज एक्सीलेंट, वेरी चिल्ड आउट कल्चर। बहुत सुकून के, बड़े अच्छे लोग हैं। ठीक है, आई वुड से कि बड़े अच्छे, बड़े सलीके के लोग हैं। और पाकिस्तानियों की एक्सेप्टेंस है या थोड़ा सा? बिल्कुल एक्सेप्टेंस है। मैं वहाँ पे काफ़ी अरसे रहा, मगर मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई ऐसा फील हुआ कि यार कोई भी कोई रेसिस्ट सेंटिमेंट हो या कुछ हो। ऑब्वियसली आपको देखें हर जगह जो है कोई ना कोई हर किस्म की। इवन आप पाकिस्तान में भी अगर एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे तो कोई ऐसी बात कर देता है कि यार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो तो हर जगह लोग होते हैं। बेहतर ये होता है ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाए। मगर जनरली यूरोप, मैंने उस ज़माने में काफ़ी घूमा, मुझे कभी फील नहीं हुआ कि जी किसी ने मुझे एज अ, जैसे कहते हैं, कोई रेसिस्ट कोई बात करिए, कुछ करिए, नेवर। माई ब्रदर इन लॉ इज इन वलेंशिया। वो मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तानी जो जितना फ्रूट स्टॉल्स और फ्रूट शॉप्स हैं ना, वो सारी पाकिस्तानियों ने ली हुई हैं। वो अच्छा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पाकिस्तान में बार्सिलोना में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के एक खत्े के लोग हैं। अच्छा। एंड दैट इज़ गुजरात जो एक शहर, और गुजरात जो डिस्ट्रिक्ट है पूरी, वहाँ सिर्फ वहीं के लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे। और एक गया और वो पूरे वो पिछले को 20-25 साल में वो सबको ले गया। सो मच सो कि गुजरात में बार्सिलोना जो है
एक उनका जो सूबा है वो दैट्स कैटलोनिया, वो सेपरेटिस्ट सूबा है। वो कहते हैं कि जी हमें लोग ना, हम तो साथ स्पेन के रहने नहीं चाहते। बिल्कुल। तो उनका कहना ये है कि जी हमारा अलग है, हमारी ज़बान भी अलग है, कतलान। तो गुजरात में जो है कतलान सिखाने के भी स्कूल खुले हैं, अगर आपको कतलान सीखनी है तो आप गुजरात जा सकते हैं। रियली? यस यस बिल्कुल। तो मतलब वो पाकिस्तान वहाँ पे हैं बहुत सारे पाकिस्तानी, मगर बहुत कम पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि लीगल हों। अच्छा। ये आप, मुझे हैरानगी हुई थी जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने पूछा यार क्या करने आए हो? मैं कहा यार पढ़ने आया हूँ। तो पढ़ने कौन आता है? ठीक है। तो पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी पूछ रहा है यार पढ़ने क्यों आए? वो हैरान होता है, भाई पढ़ने क्यों आए हो? वो काम वाम कर लो, कुछ कर लो, पढ़ाई करके क्या करोगे? और बड़ा फ्रैंक बात कर रहे हैं, दुख भी होता है कि वहाँ पे स्टेट एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन फ्री है, मगर जो पाकिस्तानी जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो वहाँ पे तब भी नहीं पढ़ते। अच्छा। तो ये एक अजीब सी चीज़ लगती है कि डिस्पाइट ऑल फैसिलिटीज़, दुनिया जहाँ की फैसिलिटी मौजूद है, फिर भी पढ़ाई वहाँ पे नहीं करते। सो आई मीन इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज आई फील लाइक कि जब हम एजुकेशन की पाकिस्तान में बात करते हैं, हम हमेशा ये बात करते हैं कि हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करें, बट आई थिंक देयर इज अ कल्चरल एस्पेक्ट देयर एज वेल। माइंडसेट का इशू भी है इसमें, कल्चरल एस्पेक्ट है, माइंडसेट का इशू है। मतलब मैं एक आपको मिसाल दूँ, हमने बीच में थोड़ा मूड हुआ कि छुट्टियाँ आई, लॉन्ग वीकेंड। अच्छा, यूरोप में इट्स वेरी क्लोज एवरीथिंग। तो मोरक्को की फ़्लाइट बहुत सस्ती होती है। मोरक्को की फ़्लाइट इतनी सस्ती होती है कि आप इस्लामाबाद से लेट्स से कराची का बस का टिकट ले लें। प्लेन की बात नहीं कर रहा, बस के डेबू की बात कर रहा हूँ। 4000 रुपये का टिकट आता है। उस ज़माने में 35 यूरो की फ़्लाइट होती थी। मैंने कहा यार ट्राई कर लेते हैं, क्या हो गया? पाकिस्तानी पासपोर्ट आपको पता, वीज़ा वैसे नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल में मिलता है। हम लोग गए, मैं और मेरी बेगम, हम लोग गए इधर, क्या गए, मोरक्कन एम्बेसी गए। राइट। ठीक है। मोरक्को में एक रश लगा हुआ वहाँ पे ना, क्योंकि मोरक्को से नॉर्थ अफ्रीका से काफ़ी लोग आते हैं वहाँ। राइट। अच्छा जी, हम गए, हमने बोला यार ये वीज़ा चाहिए मोरक्को का। कौन हो? मैंने कहा यार पाकिस्तान से हैं। कह रहे कि पाकिस्तान जो पेपर पूरे हैं। बोला यार क्या मतलब है पेपर पूरे हैं? भाई मतलब है, मतलब वीज़ा है, एज लीगल एज इट एनी वन कैन बी। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो उन साहब से जाके मिल लो। ठीक है, हम चले गए, पता नहीं कौन साहब से, मलिक के साहब से मिल लो। हम गए मलिक के साहब के पास गए कि जी कौन है? कहा जी वीज़ा चाहिए मोरक्को का। अच्छा क्या करते हैं? उनका पढ़ाई करते हैं। अच्छा ठीक है। बाहर निकले तो पता लगा वो कौंसल जनरल थे उसे वहाँ के। मैं बोला ठीक है, पासपोर्ट दे के चले जाएं। अगले दिन उन्होंने वीज़ा दे दिया। मतलब इतनी आसानी से वीज़ा तो यहाँ पे भी किसी मुल्क का नहीं मिल रहा जितनी आसानी से। अब यहाँ पे मोरक्को का वीज़ा लेने जाएँ तो पता नहीं क्या करना पड़े। ठीक है, कुछ 10-15 फॉर्म भरने पड़ेंगे, TCS के थ्रू जाना है, सो ऑन सो फोर्थ। मगर ये एक एक्सपीरियंस था। उससे ये चीज़ पता लगी कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पर वो लीगल नहीं हैं। ठीक है, ये यूरोप में स्पेशली ये काफ़ी एक वैसी चीज़ है कि वो आ जाते हैं हर 10 साल बाद जो है कोई ना कोई एमनेस्टी आती है जिसमें जितने भी लोग होते हैं वो सब लीगल हो जाते हैं। राइट। एंड एक और मज़े की चीज़ ये अजीब सी चीज़ बोलूँ मैं, कि जो वहाँ की जो पुलिस है, ठीक है, वो अरेस्ट नहीं करती है किसी को। उन्होंने जो किया हुआ है कि जी पावर्स नहीं है लोकल पुलिस के पास किसी इलीगल इमिग्रेंट को अरेस्ट करने की। अच्छा। जो फेडरल पुलिस है उसके पास पावर है, मगर वो करती नहीं है। उन्होंने बोला कि ये लोग आ रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, करने तो हमारा जो स्पेनियर्ड है वो 3 घंटे दोपहर में सोएगा, ये पाकिस्तानी 24 घंटे काम कर लेगा और कम में काम करेगा, करने दो उसको काम। तो आते किस तरह ये कंटेनरों में जाते हैं? यार ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इट्स अ बिग इशू। ठीक है, कंटेनरों में जाते हैं। बड़ा ही कोई, मैं तो बोलता हूँ इन लोगों को सलूट है, सलाम है इन लोगों को कि ये इतनी मुश्किल तरीके से जो है ये इधर उधर करके पहुँचते हैं पर। चलो that's sort of switch the conversation. So you were in Europe for two years for your master's. 2 साल का था, 1 साल का था? 2 साल। 2 साल का था। एंड आपने वो कंप्लीट किया। बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बिफोर वी मूव ऑन, मेरे दिमाग में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई। हम काफ़ी दफ़ा ये कहते हैं जब हम पाकिस्तान में होते हैं, आपने बोला कि हम वहाँ पर थे, मोरक्को एम्बेसी गए, बहुत आराम से हमने जाकर जो है अपना वीज़ा लगवा लिया। पाकिस्तान में ज़ाहिर है एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपको बताऊँ फॉर एग्जांपल मेरा एक्सपीरियंस, मैं जर्मनी जाना था, लास्ट 2019 की बात है। जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज या मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जर्मनी ने, उन्होंने मुझे बुलाया जी, मिनिस्टर साहब का लेटर था कि वी लाइक टू इन्वाइट यू टू विजिट आवर सोलर प्लांट्स एंड व्हाट नॉट। गवर्नमेंट के इन्विटेशन पे हमने अप्लाई किया, हम जर्मन एम्बेसी गए। इट्स अ ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस। यू नो, छोटी सी जगह होगी, 2 बंदों के खड़े होने की जगह है, बाकी लोगों को बाहर। मेन गर्मी में कोई पंखे नहीं, कोई पानी नहीं। और चले हमारी खैर थी, मुझे इतना मसला नहीं था, बट दे वर लाइक 17-year-old आंटीज़ जिनका कोई बच्चा वहाँ पर था, तो वो वीज़ा लगवाने गए में, और वो तकरीबन 6-8 घंटे वो बाहर भी नहीं जा सकते खाना लेने के लिए, क्योंकि चले गए तो पर्ची वर्ची सिक्योरिटी वगैरह। उसके बाद फिर इवेंचुअली हमारा जो है ना वो वीज़ा प्रोसेसिंग में गया, और फिर 2-3 हफ्ते बाद जाके रिजेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ गॉड नोज व्हाट रीज़न, हालांकि गवर्नमेंट ने बुलाया हुआ था। अच्छा, अब मैं उसको देख रहा था उस पूरी सिचुएशन को, एंड अगेन हमने बहुत दफ़ा सुनी नहीं इस तरह की चीज़ें। तो बंदा सवाल ये आता है कि यार ठीक है, पाकिस्तान
मतलब क्या हम कर सकते हैं कि मे बी वी कैन बिगिन टू हैव अ बेटर वीज़ा रेजिम, बट देन उसका काउंटर ये आता है कि यार अगर जिस दिन ये आसान हो गया तो आपको पता है इलीगल इमिग्रेंट्स एंड इसमें यही है ना, मैं एक और बड़ी बात हो ही रही है, बात से बात निकल रही है, मैं बताऊँ। जब मैं जा रहा था स्पेन तो मुझे स्टडी वीज़ा चाहिए था, ठीक है, स्टडी वीज़ा लगवा लेते हैं। मैंने अप्लाई किया, सब कुछ फॉर्मल चैनल के थ्रू होता है, यूनिवर्सिटी का लेटर फलाना ढिमाका सब कुछ, तो वो करा। तो वहाँ से फिर जो है यहाँ की लोकल एम्बेसी ने बोला आपको लॉयर करना होगा। अच्छा भाई लॉयर क्यों करना, कह रहे आपके साथ जो है आपकी वाइफ भी जा रही हैं। ठीक है वाइफ भी जा रही है, उनका वीज़ा लगा दो, मतलब पैसे हैं, लाइक आई एम जस्ट शोइंग एवरीथिंग, दैट्स फाइन। कह रहे हैं नहीं लॉयर आके काम बात करेगा। ठीक है लॉयर भी कर लेते हैं, मतलब आपको पैसे ही बनाने तो बना लो इस तरह पैसे। वो लॉयर आया, उसने बोला कि आप बाकी शादीशुदा हैं या नहीं। मैंने कहा भाई कि मतलब अब क्या दिखाऊँ मैं, कहता तस्वीरें देखी, चेक करा, ये सारे भाई बाकी शादीशुदा नहीं है। पता ये लगा फिर उसने बताया कि बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि कोई भाई बहन को, अम्मी को, ठीक है, इन सब से कहता है कि मेरी से शादी हुई हुई है ताकि वीज़ा लग के चला जाए। सो ये जो है ना, ये एक बड़ा क्रिटिकल इशू है कि लोग जाके बहुत ज़्यादा लोग गायब भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग स्लिप हो जाते हैं। ये एक जेन्युइन इशू है, राइट। और मेरे ख्याल है टिल द टाइम ये इशू रहेगा, ये डिफ़िकल्टी रहेगी। मगर इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके लिए वीज़ा रिजीम फिर भी बहुत आसान है, ठीक है, हमारे से भी ज़्यादा ख़राब मुल्क हैं, ठीक है, मगर उनके लिए इतनी मुश्किलात नहीं हैं। एक इसमें क्वेश्चन मार्क मेरा ये आता है, आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि मेरे दिमाग में बड़े अरसे से लूमिंग चल रहा था। फॉर अ कंट्री विद 22 करोड़ 220 मिलियन बाशिंदे, इंडिया के भी 1.4 बिलियन है, तो जाहिर इंडिया के भी मोर और लेस काफ़ी सिमिलर हैं, सिमिलर डेमोग्राफिक भी और सिमिलर वीज़ा रिजीम भी है उनकी मोर और लेस। हम कहते हैं ना कि ठीक है हमारी तो चलें इमेज ख़राब है, उनकी इमेज कंपैरेटिवली बेहतर भी है, उसके बावजूद उनको भी उतना ही वो भी ऐसे ही है मोर और लेस, वो लोग ऐसे हैं, पॉवर्टी है, सारा कुछ है। अगर इसमें टैक्स पेयर्स पासपोर्ट आ जाए, जैसा आपका फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार आपके 20 लाख के फाइलर्स हैं, पता नहीं कितने फाइलर्स हैं, अगर पाकिस्तान में हम एक टैक्स पेयर्स पासपोर्ट, अगर हम ये एसेंशियली कहते हैं कि यार आपका जो है ना वो एक वो नहीं होता प्लैटिनम मेंबरशिप होती है, करीम इतना करें तो गोल्ड मेंबरशिप हो जाएगी। इसका तो बड़ा सिंपल है, यू डोंट नीड अ टैक्स पेयर पासपोर्ट, ठीक है, आपको जो टैक्स नंबर है दैट शुड बी इनफ, ठीक है, अगर आप फाइलर हो इतना सर्टन आपने टैक्स दिया हुआ दैट शुड बी इनफ, मगर दैट वुड बी डिस्क्रिमिनेटरी। अच्छा, वो जो मुल्क है, ठीक है, वो ये किस तरह जस्टिफाई करेगा कि सिर्फ एक सर्टेन तबके के लोगों को मैं अंदर आने देता हूँ, दूसरों को आने नहीं देता, ठीक है। अभी तो वो सबको एक ब्लैंकेट वो कर रहा है ना, देयर इज अ पॉलिसी, मगर एक वो पॉलिसी ले आएगा ना कि यार सिर्फ एक इसी तबके के लोग आ सकते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाएगा। अभी भी पूरी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, ठीक है, मगर कहीं लिखी हुई नहीं है। जब आप लिखी हुई आ जाएगी कि यार ये वायलेशन, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जब मांग रहे हैं हमसे तो यही मांग रहे हैं ना कि उसमें क्या बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे मतलब जाली नहीं बनती, यू एंड आई बोथ नो, सभी को पता है कि क्या नहीं होता, मगर इट इज़ व्हाट इट इज़। तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे एसेंशियली, इवन इफ यू गेट अ पासपोर्ट दिल बी लाइक कि आप क्या डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। वही है ना, ट्रैवल हैज़ बीन मेड सो डिफिकल्ट, इतना मुश्किल हो गया। अब मेरा दफ्तर ब्लू एरिया में है, ठीक है, मतलब पत्थर फेंको तो किसी एम्बेसी पे जाके लगेगा, ठीक है, इट्स दिस क्लोज, मगर डिप्लोमेटिक ऑन्क्लेव जस्ट द थॉट कि यार अंदर जाना पड़ेगा, यार नहीं जाना, ठीक है। मतलब टू बी ऑनेस्ट, एक दफ़ा मैं चला गया था, मुझे किसी एम्बेसी में काम था, कैनेडियन उसमें काम था, तो मतलब इट वॉज अ ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस यार, एक जगह पे आप जमा हो, फिर वो बस में भर के जाओगे, लाइक मतलब, और हर बंदा आपको ऐसे देख रहा होगा, आप कुछ वो इट वॉज वेरी ह्यूमिलेटिंग, बताए नहीं जाना, जाना ही नहीं है, मतलब यू आर बेटर ऑफ कि आप कराची चले जाओ, कराची में जाके कोई एम्बेसीज आर एटलीस्ट मोर एक्सेसिबल, मोर अप्रोचेबल। यहाँ पे तो क्रिएटेड जैसे कहते हैं ना, मतलब एक सिक्योरिटी जोन बनाई हुई है, ठीक है, एक ज़माने में इट मे हैव मेड सेंस, मगर अब तो नहीं है। मतलब आई थिंक इट्स टाइम, हमारा ये होता है कि एक दफ़ा दीवार खड़ी हो जाती है ना, उसके बाद फिर वो गिरती नहीं है। मैं इसकी एग्जाम्पल दूँ आपको, स्टेट बैंक है जैसे, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है कराची में, ठीक है, उसके बराबर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान म्यूज़ियम भी है, जो कि एक ज़माने में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, ठीक है, बहुत प्यारी बिल्डिंग है। जब हालात ख़राब हुए बीच में दीवार ऊंची हो गई, हालात सही भी हो गए, दीवार वैसे ही है। और बहुत सारे आप देखेंगे अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग्स जो हैं वो ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हुई आपको नज़र ही नहीं आ सकती। दुनिया भर में आप कहीं पे भी जाएंगे, जो भी हेरिटेज बिल्डिंग्स होती है, कुछ होती हैं कोई दीवार उसके सामने नहीं होती, रेगुलेशन होती है कि यार लेट्स से 1 फुट या 1.5 फुट से ऊपर आप नहीं कर सकते, ताकि आप उसकी ब्यूटी को तो अप्रिशिएट कर सको। एक सफ़ेद दीवार के पीछे क्या है, आइसोर ना बन जाए ना, आइसोर बन गया ना। और आप ये हर जगह देखो कि एक जो सिक्योरिटी पॉकेट्स बन गई हैं, वो बन गई हैं। अब कोई दीवार खड़ी हो गई, दीवार नीचे नहीं गिर सकती,
Right, makes sense, and it's true. So coming back to Europe, you came back to Pakistan right after Europe. यार मैं वहाँ पे नौकरी की? नहीं, वहाँ पे मैंने HSBC के साथ थोड़ा सा काम करा था, मगर फिर मैं वापस आ गया. वापस आना था, वालदैन यहाँ पे थे, सब कुछ था, सेटअप था पूरा. बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, कहते हैं कि यार वहीं पे किसी तरह रह जाए, कुछ सेटअप हो जाए, मगर आना था वापस आ गए. फिर यहाँ पे एक इदारा होता है HBL हबीब बैंक के साथ थोड़ा सा काम करा. फिर उसके बाद उस ज़माने में नए पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे थे, टॉकिंग अबाउट 2014-15. ये सीपैक वाले थरकोल जो है बड़ा काम हो रहा था उस पर. थरकोल की एक माइन पे मैंने काम शुरू करा, फाइनेंशियल मॉडलिंग का. बेसिकली जो भी कोयला कितने का निकलेगा ज़मीन से, और वो कितने का बिकेगा, ठीक है, वो मैं डिटरमिन करता था. अच्छा, एसेंशियली ये था कि जी इतनी ज़मीन है, ठीक, कोयला ज़मीन के नीचे है ना, उसमें मशीन लगेगी, काम होगा, खुदाई होगी तो कोयला निकलेगा. उसकी क्या कॉस्ट होनी है, किस कीमत पे कोयला निकलना है, किस कीमत पे वो पावर प्लांट को बिकना है, वो सारी कैलकुलेशन थी, वो मैं करता था. ठीक है. और वो ये जो कोयला है जो थर से निकल रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम? नहीं निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है. और ये कहाँ पे बिक रहा है इन टर्म्स ऑफ ये? अच्छा, थर का जो कोयला है उसकी क्वालिटी जो है ना वो बहुत ख़राब है. ठीक है. खराब उसमें एक कोयले में एक चीज़ होती है मॉइस्चर कंटेंट, यानी गीला कितना है वो. ठीक है. अब थोड़ी सी अगर आपको बेसिक फिज़िक्स इसमें अंदाज़ा हो लोगों को, तो ये होता है कि जब मॉइस्चर होता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो उसमें लग जाती है आग. ठीक है. तो वो ईजिली ट्रांसपोर्टेबल नहीं है वो कोयला. तो इसीलिए उसकी टेक्नोलॉजी फिर यह करी थी कि माइन के साथ ही एक चीज़ होती है माइन माउथ पावर प्लांट. ठीक है. माइन के साथ ही कोयले के जो कान है उसी के साथ पावर प्लांट लगा दिया. कान से कोयला निकलेगा, पावर प्लांट में जाएगा, वो बिजली बना देगा, बिजली आगे चली जाएगी. राइट. तो कोयला ट्रांसपोर्ट करने के बजाय बिजली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. तो प्लांट उधर ही लग गया. प्लांट फिर उधर ही लग गया, और भी प्लांट लग रहे हैं वहाँ पे. ठीक है. तो थर का जो है अब एक सेटअप जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया. अच्छा, अगर नंबर की मैं बात करूँ, आपका वो होता है सोलर है फॉर एग्जांपल. ठीक है. बहुत लोग कहते हैं सोलर देखें रिन्यूएबल है, एनर्जी बड़ी अच्छी है, लेकिन ऑब्वियसली हम इसको यूनिट कॉस्ट पे नहीं देख, आप यूनिट आवर कॉस्ट पे नहीं देख रहे होते, कर रहे थे किलोवाट आवर एसेंशियली उस तरह से. अगर मैं कंपेयर करूँ बिटवीन द कैपेक्स ऑफ सोलर एंड द कैपेक्स ऑफ जो आपका कोल, राइट, और फिर ऑपरेशन जाहिर है उसकी सोलर की तो बहुत थोड़ी है, लेकिन कोल की ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा है. बिटवीन दोज 10 ईयर्स के केस में मुझे कितना डिफरेंस पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट? देखिए, कॉस्ट से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कोयला जो है ना, कोयला, गैस, ऑयल, ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल आपकी होती है, ये आपको एक देती है बेस पावर. ठीक है. ठीक है. सूरज है ना, सूरज है 12 घंटे सूरज है, 12 घंटे सूरज नहीं है. अगर आपको कोई इंडस्ट्री चलानी है, ठीक है, इंडस्ट्री ये नहीं बोलेगी चलो यार अभी सूरज है तो इंडस्ट्री चला लो, ठीक है, सूरज के पुजारी बन जाओ, सूरज चला गया तो फिर वो नहीं चलाओ. ठीक है. यू नीड कंसिस्टेंट पावर. राइट. फॉसिल फ्यूल कैन प्रोवाइड कंसिस्टेंट पावर. रिन्यूएबल एक बहुत अहम चीज़ है. रिन्यूएबल कैन बी अ पार्ट of your energy mix, but it cannot be the only thing in your energy mix. तो एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. न्यूक्लियर एक आपको बेस लोड पावर देता है. न्यूक्लियर इनफैक्ट सबसे जो एफिशिएंट फ्यूल है या सबसे जो लो कार्बन इमिशन जिस चीज़ के हैं, इन्वायरमेंटली जो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली फ्यूल है, दैट इज़ न्यूक्लियर. राइट. ठीक है. फिर उसके बाद सोलर, विंड और फिर ये दूसरे फ्यूल्स आते हैं. नहीं, so I agreed there. But in terms of, again, if I'm trying to understand the cost, and the reason why I ask is सोलर की जो है ना, अच्छा, क्योंकि वो LNG पे बड़ा शोर मचता है कि बहुत महंगी होती है या पेट्रोल वाली बड़ी महंगी होती है. सोलर भी जो है ना, सोलर काफ़ी सस्ती है. ठीक है. सोलर अभी जो नए प्लांट लग रहे हैं 6 रुपये 7 रुपये यूनिट के लगते हैं वो. ठीक है. ये कॉस्ट है या ये वो है जो गवर्नमेंट को बेची जाती है? ये जो 6 रुपये यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ये सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें. ठीक है. उसको लगाना, उसको ऑपरेट करना, लेट्स से 20 साल की बेसिस पे 6 रुपये यूनिट लगेगा, तो जितने लोगों ने पैसा लगाया उनको थोड़ा फायदा भी हो जाएगा. अच्छा, प्रॉफिट इंक्लूडेड है? सब इंक्लूडेड. 6 रुपये में जो है सब कुछ मिल रहा है. रियली? 6 रुपये यूनिट का सब कुछ इकोनॉमी? हाँ, इन 6 रुपये में सब मिल रहा है. सर तो फिर पैसा किधर जा रहा है सारा? 25 रुपये. मगर प्रॉब्लम 25 रुपये में ना, आप 25 रुपये की चलें बात करते हैं. ठीक है. 25 रुपये में से सर 35% कितना हो गया 25 रुपये का? तकरीबन 8 से 9 रुपये हो गया. 10 रुपये हो गया इनफैक्ट. राइट. ठीक है. 10 रुपये सिर्फ टैक्सेस हैं. अच्छा. 25 रुपये का आप यूनिट लेते हैं ना, 10 रुपये उसमें सिर्फ टैक्सेस हैं. अच्छा. ठीक है. 15 रुपये बच गए आपके. ठीक है. जो फ्यूल कॉस्ट है ना, चाहे आप LNG यूज़ कर लो, कोयला यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, फ्यूल कॉस्ट आपकी 7 रुपये से ज़्यादा नहीं है. मतलब सबसे महंगी, अगर फर्नेस ऑयल भी मैं करूँ कुछ भी लगा लो आप, 7 रुपये 7.5 रुपये से ज़्यादा नहीं है. मैं ये भी थोड़ा लिबरल होकर बोल रहा हूँ. ठीक है. ठीक है. अगर आप वेटेड एवरेज लेते हो, उसमें सोलर भी आता है, हाइडल भी आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वेटेड एवरेज कमी 7-7.5 रुपये ज़्यादा की आपकी फ्यूल कॉस्ट नहीं है. 15 में से 7 निकाल लिए, कितने बच गए? 7 7.5.
8 कितने बज गए ना, ठीक है, हाँ। 8 बज गए, चलें 8 में से तकरीबन 3 रुपये जो है, 3 से 4 रुपये आपकी कैपेसिटी पेमेंट की कॉस्ट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बाकी आपकी ट्रांसमिशन की कॉस्ट है। पावर प्लांट बनाता है ना, बना के वो एक तार से एक हब पे भेजेगा, फिर उस हब से जो है आपके घर में आएगी। वो बहुत इनएफिशिएंट है, ठीक है। अगर की जा सकती है, आप 100 यूनिट एक पावर प्लांट बेच रहा है, ठीक है, 100 यूनिट किसी ने प्रोड्यूस करके तार में डाल दिए, राइट, आपके घर तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 80 यूनिट बचते हैं, राइट, 20 यूनिट किसी को तो पैसे देने हैं ना, वो मैं और आप दे रहे हैं, राइट। ये है इनएफिशिएंसी जिसकी कोई बात नहीं करता, ठीक है। वो हम एक चक्कर में लग जाते हैं, कैपेसिटी पेमेंट फलाना डिमांड, कैपेसिटी पेमेंट। भाई कैपेसिटी पेमेंट का तो मसला है, 10 रुपये के जो टैक्सेस हैं, हाँ, वो तो कहीं पे तो जा रहे हैं ना, राइट। 4 रुपये 5 रुपये की जो इनएफिशिएंसी है, क्या कहते हैं, बिजली की ट्रांसमिशन की, उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा। तो 25 में से 15 रुपये तो आपके ऐसे हैं जो कि कैन बी जैसे कहते हैं Reduced immediately. Can But be that's what reduced I'm- immediately, can be that's- mitigated. But that's what I'm very surprised about, because you're essentially saying, अच्छा वो 10 रुपये 15 रुपये जो essentially पड़ रहे हैं, वो आप essentially सब्सिडी को सब्सिडाइज करें, जो 25 रुपये दे रहा है वो सब्सिडाइज वो कर तो रहे हैं। देखें, आपने जो पावर प्लांट बिजली बना के बेच रहा है, हाँ, उसने तो 100 यूनिट बेच दिया है आपको, ठीक है, ठीक है, उसने तो अपना काम पूरा करा ना। आप 100 यूनिट के उसको पैसे दोगे, 100 यूनिट आप तार से लेके आप घर पे दोगे, इंडस्ट्री में दोगे, इंडस्ट्री को तो सिर्फ 80 यूनिट मिले ना, हाँ, ठीक है। 80 तो अब वो 80 के पैसे देगा क्योंकि उसको 80 के मिले, हाँ, बाकी जो 20 यूनिट जो एक हवा में गायब हो गए, विच इज़ 20%, विच इज़ अ वेरी वेरी हाई नंबर, या उसकी कौन बात करेगा? उसको भी तो किसी को पैसे देने ना, वो फिर आपके बिल में मैं और आप देते हैं थ्रू हाई टैरिफ्स, राइट। और इसमें ऑब्वियसली ये भी होगा कि बहुत सी जगहों पे कुंडे पड़े होंगे, तो कुंडे पड़े होते हैं, लोग भी नहीं, कुंडे भी होते हैं, ठीक है, मगर ये सरासर एज हाई नहीं है। कुंडों को जो है ना, देखें, कुंडे 2 टाइप के होते हैं। एक कुंडा ऐसा होता है कि एक गरीब आबादी है, ठीक है, ठीक है, उनका क्या यूजेज होता है, क्योंकि वो क्या कर लेंगे, मतलब दो बल्ब जला लेंगे, 2 पंखे चला लेंगे, दैट्स इट। एक कुंडा ऐसा होता है कि कोई इन्फ्लुएंशियल है इलाके का, पूरी इंडस्ट्री चला रहा है अपनी, पूरा एक यूनिट चला रहा है, वो एक पूरी कॉटेज इंडस्ट्री उस पर चल रही है, उस कुंडे का आप ज़रूर करें, ठीक है। मगर एक बेचारा जो एक छोटे से घर में रह रहा है, वो 2 बल्ब भी उसके में आ रहे हैं, उसके बाद बिजली सिर्फ 6 घंटे के लिए आती है, आप सबसे पहले सबसे जो गरीब मिलेगा ना, आप उसको कहते हो कि यार ये बंदा सही नहीं है, ये बिजली चोरी कर रहा है, भाई जो चोरी कर रहा है उसको तो पहले पकड़ लो, ठीक है। जो सबसे बेचारा मुफलिस मिलेगा, जो कि अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता, अपनी बात भी नहीं कर सकता, आप उसको जाके पकड़ लो कि यार ये बिजली चोरी कर रहा हो, यार उसको यार ये बंदा टैक्स नहीं देता। भाई सबसे ज़्यादा टैक्स वो देता है जो बिस्किट खाता है, उस पर भी टैक्स है, जो चाय पीता है उस पर भी टैक्स है, जो दूध पीता है उस पर भी टैक्स है, हर चीज़ पे। अगर आप उसकी इनकम, ठीक है, परसेंटेज ऑफ इनकम अगर आमदनी से आप लिंक करोगे, तो सबसे ज़्यादा टैक्स सबसे गरीब आदमी देता है। दिस इज़ रिग्रेसिव टैक्सेशन। मगर फिर भी लोग आगे बोलते हैं कि जी ये लोग टैक्स नहीं देते। टैक्स सब देते हैं जिनको ज़्यादा देना चाहिए, वो नहीं देते। अच्छा, गॉट इट। सो बेसिकली आपने फिर वो जो कितने अर्से आपने कोल वाले उस पर काम किया था? वो कोल वाले पे मेरे ख्याल 3-4 साल काम किया, थोड़ा साइड में कंसल्टिंग करता रहा। फिर उसके बाद एक इदारा होता है पाकिस्तान में, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से, ठीक है, द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना और एक ज़माने में सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड था पाकिस्तान का, राइट, हुकूमत का इदारा था। वहाँ पे काम करा तकरीबन कोई 4 साल। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद फाइनली मैं करंदाज में आया, जो कि अभी तक मैं काम चल रहा है। और थोड़ा सा इफ यू कैन रन मी थ्रू अबाउट व्हाट करंदाज डज, हाँ, बिकॉज आई फील लाइक आई सी दैट नेम एवरीवेयर। हाँ, अच्छा, करंदाज जो है, करंदाज इज़ बेसिकली एक इदारा है विच इज़ फंडेड बाय FCDO, which is Foreign Commonwealth and Development Office of United Kingdom, and the Bill and Melinda Gates Foundation, ठीक है। These are purely grants, जिनका मकसद जो है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो इस मुल्क में, और फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू गुर्बत कम हो, ठीक है। एक थ्योरी ऑफ चेंज है जिसको हम लेके चलते हैं, जिससे होता ये है कि आप अगर किसी को फाइनेंशियली एम्पावर करोगे, ठीक है, आप अपने घर में, आप जो हमारे तो हैं, किसी इलाकों में जाके आप देखेंगे ख़वातीन हैं जैसे, ठीक है, ख़वातीन के पास फ़ोन नहीं होते, फ़ोन होते भी तो उनके नाम पे नहीं होते, ठीक है, ठीक है, तो ना उनके पास कोई बैंक अकाउंट होता है। अगर आप उनको एम्पावर करोगे कि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद ले सकें, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इससे एक पॉवर्टी पे इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो ये होता ये है कि आपने भी देखा होगा कि काम करते हैं, ख़वातीन काम करती हैं या दूसरे लोग काम करते हैं, उनको पेमेंट मिलती है कैश में,
राइट। ठीक है, अब कैश में पेमेंट मिलती है, कटा के मिलती है, कोई टैक्स नहीं है तो कुछ नहीं देता। जब वो एक सिस्टम के थ्रू आ जाएगी, जहाँ हर किसी के पास एक बैंक अकाउंट होगा, उससे ओवरऑल जो जैसे कहते हैं ना कनेक्टिविटी जो है, कनेक्टिविटी एक तो इंक्रीज होगी और कैश सर्कुलेशन जो है राइट वो जैसे कहते हैं इकोनॉमी में कम होगी। जब कैश सर्कुलेशन इकोनॉमी कम होगी ना, यानी ज़्यादा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होगी। एक चीज़ होती है वेलोसिटी ऑफ मनी, राइट। वेलोसिटी ऑफ मनी, ये कितनी तेज़ी से पैसा जो है हाथ बदल रहा है, पैसा हाथ बदल रहा है। Right. तो जितना पैसा हाथ बदलेगा, इसका मतलब ये है कि उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। राइट। ठीक है, अगर मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है, उस फ़ोन के थ्रू मैं आपको पैसे अगर ट्रांसफ़र अभी कर सकता हूँ, ठीक है, एक दफ़ा हाथ बदले, आप किसी और को ट्रांसफ़र करोगे, वो किसी और करेगा, बहुत तेज़ी से होगा। अगर यही कैश पे होगा ना, हम ये इसी कमरे में बैठ के सारे काम कर सकते हैं। अगर इसी कैश से होगा, मैं आपको 100 रुपये दूँगा, आपको किसी और को 100 रुपये देने, आप 10 किलोमीटर ड्राइव करके जाओगे 100 रुपये देने के लिए, बल्कि नहीं जाओगे, बोलोगे 100 रुपये तो मैं क्यों दूँ उसको। ठीक है, आपको कोई चीज़ लेनी है, बोलेगा कि यार कैश चाहिए, बोलोगे यार मतलब मैं नहीं दे रहा, ठीक है, नहीं करनी चीज़। तो इस तरह ये होता है, कैश इज़ अ ड्रैग ऑन इकोनॉमी। राइट। जब हर किसी के पास एक अपना अकाउंट होगा, जब लोग फाइनेंशियली एम्पावर्ड होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो ड्रैग है ना इकोनॉमी का, ये ख़त्म हो जाएगी। तो एक मैंडेट जो करंदाज का है, दैट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। राइट। दूसरा जो एक मैंडेट है बहुत क्रिटिकल, वो है SMEs जो हैं, जो छोटे इदारे होते हैं इकोनॉमी में, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो एक इकोनॉमी का कहते हैं बैकबोन है। और वाकई पहले मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, मगर जब मैंने काम करना शुरू किया, अंदाज़ा हुआ कि यार ये बहुत बड़ा एरिया है जिस पे कोई फोकस नहीं करता। राइट। फोकस इसलिए नहीं करता कि एक बैंक है, ठीक है, बैंक का काम क्या होता है दुनिया भर में कि जी लोन देना, बिजनेसेस को लोन देना, आपसे डिपॉजिटर से पैसे लेना, बिजनेस को लोन देना, और उम्मीद करना कि लॉस नहीं होगा और आप एक वो काम कर लो कि इंटरमीडियरी होता है। यहाँ पे होता ये है पाकिस्तान में कि बैंक आपके पैसे तो ले लेगा डिपॉजिटर को, आपके पैसे लेके हुकूमत को दे देगा। ठीक है, हुकूमत जो है इट इज़ द बिगेस्ट बोरोवर, सबसे बड़ा जो बोरोवर है इस मुल्क में वो हुकूमत है। बैंक ये कहता है कि यार जब हुकूमत मुझसे पैसे लेके 8% पे दे रही है, और हुकूमत का पैसा रिस्क फ्री है, रिस्क की बात करें, रिस्क फ्री तो खैर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, वो एक बाद में आएंगे, मगर प्रैक्टिकली रिस्क फ्री है कि अगर हुकूमत जाएगी, ऐसा हो गया कि पाकिस्तान में डेट ऑनर नहीं कर पाया, तो आगे बहुत बड़े मसाइल हो जाएंगे फिर, वो तो बाकी सारा भी डूबेगा, बाकी सब भी डूबेगा फिर तो। ठीक है, तो अगर हुकूमत मुझे 8% दे रही है बगैर कुछ करे, ठीक है, एक इस कमरे में बैठ के, छोटे से कमरे में बैठ के हम ये सारा काम हुकूमत को पैसा दे सकते हैं। 2 लोग बैठ जाएं, लोग हमें ला के देते हैं पैसा कि भाई ये 2 अरब रुपए रखे हुए हैं, ठीक है, आप कुछ भी करो इसका। हम ये करेंगे भाई सीधा 8% हुकूमत दे दें, कुछ भी नहीं करना है, एक छोटे से कमरे में बैठ के, इस लैम्प की भी ज़रूरत नहीं है, राइट, ठीक है, एक कंप्यूटर चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, हम हुकूमत को पैसे दे सकते हैं, राइट, ठीक है। 2 कमरे में, एक कमरे में 2 लोग ये काम कर सकते हैं, राइट। अगर वही 2 अरब रुपए मुझे SME को देने होंगे ना, तो मुझे उसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत, सारे डिवाइड करना पड़ेगा, इतने सारों डिवाइड करना पड़ेगा, ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ बैठे हुए, यहाँ पे करीब में बाजार है, मार्केट है, आप वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, आप वहाँ पे बोलेंगे यार ये इसको मैं लोन दे दूँ, उसको लोन दूँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। बैंक कहते हैं यार इतनी मेहनत क्यों करें हम, हुकूमत ले रही है तो देते रहो पैसे, जब तक ले रही है, फिर देख लेंगे SME करना है। तो इस मुल्क में पाकिस्तान में SME की जो लेंडिंग है, SME की जो बोरोइंग, SME लेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल क्रेडिट, यानी कि जितना बैंकों ने क्रेडिट दिया हुआ है उसमें SME का पोर्शन जो है, क्रेडिट से मुराद फॉर एग्जांपल कर्जा जितना दिया हुआ है, SMEs को जो जितना दिया हुआ है, दैट्स वन ऑफ द लोएस्ट, दुनिया के सबसे कम शरहों में, दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं अभी, दुनिया की सबसे कम शरहों में से एक है, और ये कॉन्स्टेंटली कम ही रहा है, कोई बड़ा नहीं। 2008-9 में बढ़ा था, उसके बाद से जब ये नीचे गया है फिर नहीं बढ़ा। हम भारत से कंपेयर कर लें, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, जो एक पेयर ममालिक हैं, वहाँ पे उनके मुकाबले में हम लोग बहुत कम हैं, राइट। तो करंदाज का एक जो बहुत क्रिटिकल फोकस है वो ये है कि SME लेंडिंग जो है उसको बढ़ाना किसी तरह, ठीक है। एक और हमारा जो प्रोग्राम है वो है ख़वातीन के जो बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करना, वुमेन वेंचर प्रोग्राम उसको हम कहते हैं, कि जो भी ख़वातीन बिजनेस कर रही हैं, अच्छा SMEs तो हैं, ठीक है, उसमें अगर आप जेंडर ब्रेकडाउन देखेंगे तो 99% मेल ओन बिजनेसेस हैं, ठीक है। इवन भी जो कोई ख़वातीन भी बिजनेस कोई कर रही होती है, उसके ख़ावंद के नाम पे उसका होता है या अब्बू के नाम पे होता है, क्योंकि एक कल्चर अगेन ऐसा बनाया हुआ है। आप अभी किसी बैंक में जाएंगे ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, मिसाल देता हूँ, मेरी वाइफ शी है, ठीक है, शी इज़ मोर एजुकेटेड देन आई एम, ठीक है, एंड उसने वो करा, उन्होंने बोला कि यार मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है, शी वो किसी और मुल्क में से बैंक अकाउंट, तो उसने बोला पाकिस्तान में मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है, ठीक है खोल लेते हैं। वो बैंक अकाउंट खुलवाने गई तो उन्होंने बोला कि जी आप कुछ और क्या करते हैं,
भाई आपको क्या तकलीफ है, शौहर क्या करते हैं, ठीक है, नहीं उनकी सैलरी स्लिप चाहिए होगी। मैंने कहा भाई मैं क्यों अपनी सैलरी स्लिप दूँ, ठीक है। अब आप ये आप मिसाल देखें, ठीक है, ए समवन हु इज़ वेरी वेल एजुकेटेड, हु कैन टॉक टू एनीवन, किसी भी साथ जाके बात कर ले, कुछ भी कर ले, वो कह रहे हैं नहीं जी आपको तो बैंक अकाउंट आपकी वर्थ कोई भी नहीं है, आपकी वर्थ कोई भी नहीं, आपके शौहर की वर्थ है, अगर आपके शौहर की वर्थ है तो आपकी वर्थ है। ये दिस इज़ हाउ वी ट्रीट, इस तरह जो है ना। सर मुझे एक बात बताएं, इसमें कोई रेगुलेशन है? कोई रेगुलेशन नहीं, इट्स अ माइंडसेट इशू। एक और मैं आपको एक मिसाल दूं, मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करा, एक बहुत बड़ा बैंक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक बैंक है, सबसे बड़ी बिल्डिंग वाला बैंक जो है, ठीक है, सबसे पुरानी बड़ी बिल्डिंग जो बैंक है वो वाला बैंक है। मैंने उनके साथ जो है क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करा, ठीक है। मैंने बोला कि यार, उन्होंने बोला 2 रेफरेंस देने, मैंने एक खातून दोस्त का रेफरेंस दे दिया, ठीक है। उन्होंने उनको कॉल करी, कहा जी हमारे को जानती हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं हमारे को, ठीक है। तो उन्होंने बोला अच्छा आपको तो रेफरेंस नहीं चलेगा क्योंकि आप खातून है। मैं बोला कि रेफरेंस चले भाई, खातून है आप कैसे दे सकती हैं? ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। मेंटली जो है ना वो कहते हैं कि यार आप कैसे कर सकती हैं, मतलब आप हम नहीं, हमें 2 ख़वातीन चाहिए जो कि बोलेंगे कि हाँ भाई रेफरेंस है, दिस इज़ नॉट अ विटनेस, ठीक है। वो तो एक लॉ है, वो एक अलग चीज़ है, वो बहुत ही कोई दकियानूसी लॉ है, मगर वो एक अलग चीज़ है। मगर ये नो रेगुलेशन, दिस इज़ जस्ट अ रेफरेंस। मगर माइंडसेट ये है कि यार नहीं कर सकते, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूँ अर्बन एरियाज़ की, रूरल का तो अब बात कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ की, वेल एजुकेटेड लोग हैं, ये सब हैं, उसमें ये हाल है, ठीक है। जो भी होता है आप, मैं तो बोलूँगा कि अगर डेटा खोल के देखें, अगर खातून का अकाउंट है, ज़्यादातर ख़वातीन के अकाउंट जॉइंट अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। किसी जॉइंट अकाउंट, भाई क्यों जॉइंट अकाउंट खुलवा लो यार, उस जो बंदा है या जो बंदी है उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, लेट दें, अब्बू के साथ होगा, शौहर के साथ होगा, भाई के साथ होगा, अम्मी के साथ होगा, भाई खुद भी अपना खुलवा लो जॉइंट अकाउंट। मतलब इंडिविजुअल अकाउंट में कोई बुराई नहीं है। आप अभी जाओ, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अभी मैं किसी और मुल्क में था, वहाँ पे मुज़म्मिल मैं बैंक के अंदर गया कि आने वाला बैंक अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। मैंने कहा पुराना अकाउंट है मेरा, बंद हो गया, मुझे ना नंबर याद है कुछ याद है, देख लो यार अपने आपके पास कुछ होगा। मैं एक दोस्त के साथ खड़ा हुआ था, ठीक है। उसने बोला ये पाकिस्तान में होता है ना, तो बोलता अभी तो पीछे जाके बैठ जाओ सबसे पहले, ठीक है। तुम्हारा ना पैसे हैं ना कुछ है, तुम्हारे पास 7 साल बाद आए हो, खामोशी से पीछे जाके बैठो पहले तो, ठीक है, फिर बाद साहब आएंगे तो बात करेंगे, ठीक है। वहाँ गया मुज़म्मिल, उन्होंने मुझे बोला ठीक है कोई मसला नहीं है, आप अपना जो शनाख्ती डॉक्यूमेंट है कुछ भी दिखा दें। मैंने उनको दिखाया डॉक्यूमेंट, उन्होंने बोला ठीक है ये आपका अकाउंट है, डोरमेंट हो गया, आप इधर बैठ जाएं, ठीक है, हमारा बंदा आ जाएगा। विदिन 20 मिनट्स, 20 मिनट में मेरा नया अकाउंट भी खुल गया। अच्छा, उसने इज्जत भी दी मुझे, उसने मेरा एक डेबिट कार्ड भी उस वक्त दिया, सब कुछ हो गया 20 मिनट में, ठीक है। और मैं वहाँ पे 1 रुपया भी नहीं मेरे पास, राइट, ठीक है, 1 रुपया, डॉलर, पाउंड कुछ भी बोलना, कुछ भी नहीं, बड़े सुकून से हो गया। यहाँ पे अगर मेरे पास, मैं किसी भी बैंक में अगर मुँह उठा के चला जाऊँ कराची में, इस्लामाबाद में, कि यार मेरा अकाउंट खोल दें, ठीक है, बोलेगा भाई हो कौन, पहले ये बताओ, ठीक है, अपना ऑफिस कार्ड लेकर आओ। आपको कॉन्स्टेंटली ये फील लगेगा जिसमें आप कुछ गलत कर रहे हो? नहीं, आपको ये फील लगेगा, अपना बिल लेकर आओ। भाई बिल का क्या करना है यार, बंदा बैठा हुआ है, शनाख्ती कार्ड है, दैट शुड ऑल यू नीड एज एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो माइंडसेट ही ऐसा है कि लोग डिस्करेज करते हैं कि यार क्या करो कि बैंक में अकाउंट खुलवा के, और वाकई मैंने खुद ये बिलीव करना शुरू कर दिया है। मैं तो आई एम ए स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट, पिछले 12 साल से मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर मैं ये देखता हूँ कि यार जो कैश पे है ना तो ज़्यादा खुश है, बिकॉज इकोनॉमी में आपको इंकरेज किया जाता है कि भाई कैश पे ही काम करो, ये डॉक्यूमेंटेड काम करोगे तो किन चक्रों में रहोगे। अभी मैंने एक ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाया, राइट, ठीक है, बड़ा बोलते हैं कि जी अकाउंट खोलें, स्टॉक में इन्वेस्ट करें, वो करें, अजाब हो गया ब्रोकरेज अकाउंट खोलना। अभी भी कहते हैं कि सर ये बैंक स्टेटमेंट में सेंगे, यार बैंक स्टेटमेंट का क्या करना है आपने मेरी, हाँ, ठीक है। मतलब इस तरह फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो सकती जब तक कि माइंडसेट चेंज ना हो। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट ब्रोकरेज अकाउंट में क्यों चाहिए आपको? पता नहीं क्यों चाहिए, जो मांग रहे हैं उनसे मुझे, क्रेडिट के ऊपर तो नहीं कर रहे ना, आपको जो भी पैसा एग्जैक्टली भाई मैं अपना पैसा लेकर आ रहा हूँ, क्रेडिट थोड़ी ले रहा हूँ, डाल दें उसके अंदर पैसा, संदूक से डाल दें, मेरी पता है, मेरी सैलरी स्लिप है, सब कुछ है, मतलब सब कुछ है। नहीं जी आप बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया, अच्छा भाई ठीक है बैंक स्टेटमेंट नहीं, ठीक है। अब ये जो एक दकियानूसी रेगुलेशंस है ना, ये मीन्स दकियानूसी रेगुलेशन नहीं बोलूँगा, ये एक दकियानूसी माइंडसेट है। दुनिया भर में आपने नाम सुना होगा रॉबिनहुड का, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। रॉबिनहुड आप डाउनलोड करो, ठीक है, विदिन 3 मिनट्स, ठीक है, आप स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो। एक चीज़ है बाइनेंस के नाम से ऐप है क्रिप्टो करेंसी की, बाइनेंस आप डाउनलोड करो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, विदिन 3 मिनट्स आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप 1 हफ्ते से पहले ट्रेड करके दिखा दो,
इफ़ यू लकी तो एक हफ्ता होगा सर. इफ यू लकी तो एक हफ्ता होगा, ठीक है. बड़ी कोई रेगुलेशन आती है कि जी हमने फलाना कर दिया, धमाका कर दिया, 5 अंकल खड़े होते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं. जब तक ये जो तस्वीर खिंचवाने वाला कल्चर है ना, ये ख़त्म नहीं होगा, आई डोंट थिंक कि हम कुछ कर पाएंगे. प्रॉब्लम ये है कि वो जो अंकल सारे तस्वीर खिंचवाने के लिए खड़े होते हैं ना, उन्होंने खुद कभी जो है अपना अकाउंट ऑनलाइन ही खुलवाया. तो उन्होंने आखिरी मरतबा इन्फो को ब्रांच भी कभी नहीं गए होते, कोई उनका सेक्रेटरी या कोई और जाके ब्रांच रहता है. जब वो खुद ब्रांच में जाएंगे ना, मैं यही कहता हूँ, जब तक रेगुलेटर खुद ब्रांच में जाके खड़ा नहीं होगा, ठीक है, और काम नहीं करेगा, उसको अंदाज़ा नहीं होगा प्रॉब्लम क्या है. मजे का एग्जाम्पल मैं अब दूँ. एक दोस्त है हमारे, वो होते हैं स्टेट बैंक में होते हैं, ठीक है, उसका अकाउंट खुलवाना था. सही है, मैं कहा चलो हम चलते हैं कराची में एक ब्रांच में, हम चले गए. ठीक है, अच्छा जी ये वो, अच्छा अब ये लेके नहीं आए, वो लेके नहीं आए. अच्छा आपकी अम्मी का भी अकाउंट यहीं पर है? हाँ जी यहीं पर है. फ़ोन का बिल लाना होगा आपने. अच्छा ये बताएं कि आइडेंटिफाई कराएं कि वो आपकी अम्मी है. ठीक है, उसने सब करा है. एंड बोला अच्छा जॉब कार्ड दिखाया आपने, उसने अपना स्टेट बैंक का कार्ड दिखाया, बिल्कुल सीधा हो गया. वो सारी रिक्वायरमेंट, सारी रेगुलेशन ख़त्म हो गई. अच्छा, बिल्कुल सीधा हो गया. अच्छा सर आप पहले बता देते. ठीक है, तो ये मतलब अगर तो रिक्वायरमेंट थी उन सारी चीज़ों की, तो फिर तो वो स्टेट बैंक का एम्प्लॉय भी भरे. पूरी माइंडसेट का इशू है. ठीक है, उसमें रेगुलेशन हो. रेगुलेशन देखें, रेगुलेशन बनती है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए. रेगुलेशन इसलिए नहीं बनती कि आप लोगों को भगाओ. ठीक है, हमारे यहाँ जो रेगुलेशन बनती है दैट इज़ मोस्टली एंटी कस्टमर एंड एंटी कंज्यूमर. आप चाहते हो कि लोग बैंक अकाउंट खोलें, तो यार आपको आसान करना चाहिए. इंडिया में आपने बताऊँ क्या हुआ है, एक बहुत पिछले कोई एक हफ्ते में एक ज़बरदस्त चीज़ हुई है. जैसे हमारे है ना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का सिस्टम होता है. आपका सिम है, आपके लेट से पहले जैस के साथ ही आपको यूफोन पे करना है. ठीक है, तो आपको कहीं जाके सर मारना होता है तब भी. ठीक है, अच्छा. माइंड जो कि आपको जाना होता है, किसी की मिन्नत करनी होती है, कुछ ना कुछ करना होता है, मगर वो चीज़ हो जाती है. इंडिया में अब ये हो गया कि इफ़ यू हैव एन अकाउंट एनीवेयर, यू कैन मूव फ्रॉम वन बैंक टू एनी बैंक यू वांट विद द सेम अकाउंट नंबर, और कोई आपसे कोई सवाल नहीं करेगा. अच्छा, क्योंकि जो बैंक में जो आपका पैसे तो आपके ही हैं ऑब्वियसली, जो डेटा है ना वो भी आपका है. अच्छा नहीं, एक सेकंड. सो एसेंशियली व्हाट यू आर सेइंग इज कि आपने अपना बैंक विद द कैश विद एवरीथिंग उठाया और आप किसी और बैंक में ले गए उसी वक्त उसकी सर्विस. अच्छा, आपने सर्विस आपने पसंद नहीं, आपने बोला है बहुत ही नालायक लोग हैं, मुझे काम नहीं करना. अभी तो आप ये कहते हो ना यार पैसे. मतलब मेरा ये मसला है, आज मैं आपको बताता हूँ, मैं एक इंटरनेशनल बैंक है बड़ा, हर कॉर्पोरेट के साथ वही बैंक होता है. मैं उसके साथ मुंसलिक हूँ पिछले 5 साल से, 6 साल से. आज मुझे किसी को पैसे भेजने थे. ठीक है, इट टुक मी अराउंड 18 minutes to add them as a beneficiary before I can make the transfer. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अब वो बंदे का जो अकाउंट था ना, वो somehow बहुत आगे जा रहा था. मैं बेनिफिशरीज ओवर टाइम ऐड कर 18 पेजेस के मेरे बेनिफिशरीज ऐड हुए थे और मेरा 18वें पेज तक बग आई हुई थी, मैं पहुंच नहीं पा रहा था. सही है, देख लो. अब मुझे कम करने थे. अब उसमें कोई सेलेक्ट ऑल डिलीट ऑल की ऑप्शन नहीं थी, तो मुझे ना इंडिविजुअली बैठ के डिलीट करना पड़ा. यूजर इंटरफेस. और मैं उसके ऊपर मैं एग्जैक्टली सोचा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सर नोचूं. फिर समबडी सेड कि लिसन मुज़म्मिल भाई आप ना बैंक अकाउंट चेंज कर लें. और सडनली मेरे ना खौफ आया. ये मैं एक और चीज़ बताऊँ, ये जो बेनिफिशियरी वाली चीज़ है ना, दिस इज़ वेयर रास्त अगर बैंक्स को अडॉप्ट कर लें विल बी हेल्पफुल. सो दैट वाज गोना बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन. टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट. मैं बताता हूँ आपको. मैं आपको एग्जांपल के साथ मिसाल देता हूँ आपको मैं. ठीक है, मैं एक फॉरेन जुरिसडिक्शन में था कुछ अरसे पहले. राइट. ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको बताया बैंक अकाउंट खुलवाया मैंने. अच्छा, मैंने बोला यार किसी एक दोस्त को मुझे बैंक ट्रांसफ़र करने थे पैसे, जो कि मैंने अभी भी नहीं करे, मुझे याद आया मुझे अभी कर दूँगा मैं. ठीक है, उसको मैंने ट्रांसफ़र करने थे पैसे. मैंने बोला यार उसका अकाउंट नंबर क्या है. उसने बोला भाई अकाउंट नंबर की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा ईमेल एड्रेस पे कर देना. अच्छा, अरे हाँ करके देखो. मुज़म्मिल मैंने जो उसकी बैंक की ऑनलाइन वेबसाइट है, बैंकिंग जो है, मैंने उसमें लॉगिन करा. बहुत सीधा साधा लॉगिन, कोई उसने ये नहीं बोला यहाँ पे अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग भी एक्टिवेट करानी है तो ब्रांच जाके फॉर्म साइन करना होता है. बहुत सीधा साधा. उसने बोला कि भाई जो आपका डेबिट कार्ड का नंबर है वो, और एक मासूम सा पासवर्ड जो कि आपको याद रहे. ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड भी ऐसे होते हैं जो कि आप भूल जाते हो, मगर क्रिप्टोग्राफी किसी को पता हो तो उसमें बात ये नहीं होती है कितना मुश्किल है पासवर्ड, बात ये होती है कितना लंबा है. ठीक है, आई थिंक जो थोड़ा बहुत जिसको अंदाज़ा है उसमें होता है. मगर यहाँ पे कहते हैं कि कैपिटल भी हो, स्मॉल भी हो, एक टांग पे खड़ो के भी लिखना हो, वो नहीं, मुश्किल चीज़ें होती हैं. मैंने लॉगिन करा. ठीक है, मैंने बोला यार मैं क्या करूँ यहाँ पे. उसने बोला भाई इन्हें बड़ा लिखा था कि आपको ट्रांसफ़र करना है ना, पैसा बेहतर आ जाए. एक बटन दबाया, उसने बोला आपको ट्रांसफ़र करना है. जी ट्रांसफ़र करना है. मैंने ओके दबाया. उस बंदे का मैंने ईमेल एड्रेस डाला. मुझे ये नहीं पता उसका बैंक नंबर क्या है, मुझे ये नहीं पता उसका बैंक
का नाम क्या है मुझे नहीं पता, वो रहता किधर है, स्विफ्ट कोड कुछ भी नहीं पता मुझे, बैंक अकाउंट नंबर भी नहीं पता, बैंक का नाम भी कुछ नहीं पता। मैंने से उसका ईमेल एड्रेस डाला, मैंने उसमें पैसे डाले कि यार मुझे इतने फला 100 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, बटन दबाया, पैसे ट्रांसफ़र हो गए, कोई ड्रामा नहीं हुआ बीच में। मैं अजीब सा हो गया था, मैं थोड़ा सा 30 सेकंड हटके में आ गया था कि हुआ क्या है ये। ठीक है, यहाँ पे अगर करने के लिए ना सबसे पहले तो आप अपने बैंक की ऐप खोलेंगे ना, एक बैंक है बड़ा बोलता है कि जी हमारी सबसे अच्छी ऐप है, सबसे जो है ना थर्ड क्लास ऐप वही है। ठीक है, वो आप खोलें तो कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी, और पहली तारीख को तो मतलब अहद करके रखते हैं पहली तारीख को नहीं चलाना। एक वही बैंक है, मतलब पिछले कोई 7 महीने से मैं अब तो उनका रिकॉर्ड करके रखता हूँ कि वो पहली तारीख को जो है ना, वो उसने बोला है पहली तारीख हमने नहीं चलना है। तो ये हाल है। ठीक है, और हाउ डिफिकल्ट इज इट टू स्केल अप योर ऑपरेशंस? यार पता नहीं, दुनिया AWS का सर्वर लगा दें आप, कितना 2 मिनट दुनिया कर रही है बॉस, ये लोग नहीं कर सकते तो एक मसला इनका है, दुनिया का नहीं है। ठीक है, और ये अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये रेगुलेटर के माइंडसेट से होनी पता लगता है आपको। एक ब्रांच है ना, अगर एक ब्रांच अगर ऐसी हो मुल्क में, कहीं भी ऐसी ब्रांच हो जो कि पहली तारीख को बंद हो, ठीक है, कैसा लगेगा आपको? क्या ब्रांच बंद है, लोग बाहर खड़े हुए, ब्रांच बंद है, ठीक है, फ़ौरन उसमें ना रेगुलेटर एक्शन में आएगा, यार ये क्या मजाक है, ब्रांच बंद है। योर ऐप इज ऑल्सो योर ब्रांच, इनफैक्ट योर ऐप इज द बिगेस्ट ब्रांच। ठीक है, योर ऐप इज द बिगेस्ट ब्रांच, इसमें ट्रिलियंस का काम हो रहा है, आप उसको भी नहीं चला पा रहे, तो यार या तो मसला आप में है या आपकी ऐप में है, या ये सिर्फ सरासर नालायकी है और कुछ भी नहीं है। मतलब देखिए ना, दुनिया के ऐप चल रहे हैं यार, आप ऐसे ऐप्स हैं जिसमें मिलियंस ऑफ यूजर्स जो हैं, लाखों करोड़ों बंदे एक वक्त में काम कर रहा हो, तो कुछ तो कर रहे होंगे ना, वो नहीं बोलता हो अभी तो नहीं चलेगा, थोड़ी देर बाद चलेगा। आगे बोला यार ठीक है सही है, अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड पे चल रहा है आपका, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर है, सब कुछ है, गूगल हर थोड़े देर बोलना शुरू करता है यार आज वेट कर लो, हमारा जो है सर्वर लो हुआ है, ठीक है, कल आगे ट्राई कर लेना या घंटे बाद ट्राई कर लेना। वो अगर बोलता भी है ना, वो 1 मिनट में सही हो जाता है वो। तो ये सिलसिला है, पीपल डोंट केयर कि यार टेक्नोलॉजी कर्व पे हम किधर हैं। मैं आपको बताऊँ, टेक्नोलॉजी कर्व पे वी आर वेल बिहाइंड द कर्व ना, मतलब बहुत पीछे हैं हम लोग। जैसे मैंने इंडिया की आपको मिसाल दी, आप बैंक अकाउंट अपना कहीं से भी उठा के किसी और बैंक के पास ले जा सकते हैं, डेटा, यू ओन योर डेटा, राइट। ठीक है, यहाँ पे तो हर कोई शनाख्ती कार्ड की कॉपी रखता है आपकी। ठीक है, शना तो बोल रहा हूँ, शनाख्ती कार्ड माफिया है ये पूरा, फोटो कॉपी माफिया है कि जहाँ पे जाओ चाहिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें। यार क्यों दे दूँ शनाख्ती कार्ड की कॉपी? में शनाख्ती कार्ड की कॉपी देते हैं भाई, क्यों दे दूँ शनाख्ती कार्ड की कॉपी? बैंक ट्रांसफ़र कराने जाऊँगा तो इसमें चाहिए होगी, बिल पे करने जाऊँगा तो उसमें मुझे चाहिए होगी, हर चीज़ में शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए। Right. So tell me a little bit about Rust, right? You said कि Rust is going to solve a lot of these problems. मैंने मिसाल आपको जैसे दी ना कि मैंने ईमेल एड्रेस डाला, पैसे चले गए, राइट। Rust कैन डू दिस। अच्छा, ठीक है, Rust को आप विजन करने के लिए बहुत एक सिंपल सी मैं मिसाल देता हूँ सबको। एक बहुत बड़ा पाइप है, ठीक है, ठीक है, पानी का पाइप होता है, बहुत बड़ा पाइप है, ठीक है, उसमें से डेटा फ्लो कर रहा है, ठीक है, ठीक है, उस पाइप में आप भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, उस पाइप में आपके बराबर वाला घर भी कनेक्ट कर सकता है, ठीक है, पानी का पाइप, अभी हम उसको एग्जांपल लेते हैं, सब जो है उस पाइप से कनेक्टेड है, ठीक है, हर किसी को वो पानी जा रहा है, ठीक है, ठीक है, मगर पानी का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, राइट। रास्ट में जो डेटा का फ्लो है दैट विल बी इन 2 डायरेक्शंस, राइट। हाउ? उसमें होना ये एक बड़ा पाइप है जिसमें सिर्फ डेटा है, ठीक है, इस पाइप में एक बैंक ने कनेक्ट करा, फिर दूसरे बैंक ने भी कनेक्ट करा, किसी फिनटेक ने कनेक्ट करा, फिर किसी ग्रोसरी स्टोर ऐप ने भी कनेक्ट कर लिया, अच्छा, ठीक है, ब्रोकरेज वाले ने भी कनेक्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है, ब्रोकरेज वाला कहेगा कि जी ओहो अमार साहब आए, अमार साहब ने जो है वो अकाउंट खोल रहे हैं अपना ब्रोकरेज का, स्टॉक ट्रेडिंग करने का, ठीक है, सही है, मैं अपनी उसमें बेसिक जो मेरी डिटेल्स हैं वो डालूंगा, शनाख्ती कार्ड की डिटेल्स डालूंगा, आइडियली इट शुड गो स्ट्रेट टू नादरा, नादरा बोलेगा कि हाँ यार ये अमार की डिटेल्स हैं, दिस गाय इज़ वेरीफाइड, ठीक है, फिर मैं बोलूँगा कि यार मेरे जो सारे बैंक अकाउंट्स हैं ना वो मुझे चाहिए, क्योंकि उस डेटा में पाइप में सारा डेटा मूव कर रहा है, राइट। वो जो ब्रोकरेज ऐप है वो उसको पता लग जाएगा कि यार ये जो शनाख्ती कार्ड नंबर है इससे ये 5 अकाउंट लिंक्ड हैं, वो सारे उठा लेगा वहाँ से, फिर मैं बोलूँगा कि यार मुझे इस ब्रोकरेज में लाख रुपए ट्रांसफ़र करने हैं अपने इस बैंक के अकाउंट से, बोले कोई मसला नहीं है, उसी डेटा पाइप के थ्रू चेक करेगा यार इतने पैसे हैं, दोनों आपस में बात करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, लाख रुपए में ट्रांसफ़र कर दूँगा। अभी अगर मैं ये करना चाहूँगा ना तो मुझे पहले तो सबसे पहले सुबह बकरा ज़बा करना होगा, ठीक है, ठीक है, फिर मैं चाहूँगा भाई मेरा अकाउंट खोल दो, कहेगा सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, ठीक है चलें हो जाएगा, आपने बस 15 साइन करने हैं, 4 डॉक्यूमेंट देने,
एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी है, एक बैंक स्टेटमेंट की कॉपी देनी है और दुआएं देनी है साथ, ठीक है। ये होगा, 1 हफ्ते बाद में मेरा अकाउंट खुलेगा। अगर आपका कोई जान पहचान वाला है ना तो शायद 3-4 दिन में खुला, बहुत अच्छी जान पहचान वाला होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हल्की जान पहचान वाले को लिफ्ट भी नहीं कराता कोई, तो ठीक है 1 हफ्ते में आपका अकाउंट खुलेगा। फिर आप डालेंगे उसमें एक पायदार सा चेक, चेक डालेंगे तो 2 दिन में चेक क्लियरिंग होगी उसकी, 10वें दिन जो है आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये जो 10 दिन का प्रोसेस है ना, ये सिर्फ 3 मिनट का रह जाएगा। राइट, दिस इज द पावर ऑफ रास्त इफ़ यूज इफेक्टिवली। आपने मुझे पैसे देने हैं लेट्स से, राइट, आप बोलेंगे यार तुम्हारा अकाउंट नंबर क्या है, बोलूँगा यार मेरा अकाउंट नंबर है 16 डिजिट का अकाउंट नंबर है। बोलूँगा यार मतलब कोई आसान चीज़ बता दो, ठीक है। मैं बोलूँगा यार ऐसा करो मुजम्मिल, आप मुझे पैसे व्हाट्सएप कर दो, सही है, मुझे पैसे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। मुजम्मिल जो है, मुजम्मिल के पास अमार का नंबर सेव्ड होगा, मुजम्मिल बोलेगा यार सेंड अमार 100 रुपीज़, 100 रुपये अमार को भेज दो। थ्रू रास्त इट इज़ पॉसिबल कि मुजम्मिल कैन सेंड अमार 100 रुपीज़, राइट। बिकॉज रास्त में जो एक बड़ी की फ़ीचर है, मेरे जो हमारे जो टेक्नोलॉजी साइड वाले लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर इसका बता सकेंगे, मगर एक की फ़ीचर जो है वो उसमें ये है कि एलियस बन जाएगा हर किसी का, ठीक है। जो आपका फ़ोन नंबर है ना, इसेंशियली वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा, या आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो है वो आपकी आइडेंटिटी होगा। किसी को पैसे भिजवाने वो उस पर भिजवा देगा, बाकी आप फिर फिगर आउट कर लो उसका क्या करना है। सो दिस इज़ हाउ, इस तरह जो है चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। तो अच्छा, अभी जो है ना, अभी पेमेंट्स जो है ना, पहले ये होता था बैंक पेमेंट भी करता था, लोन भी देता था, डिपॉजिट भी देता था, सारे काम करता था। पेमेंट्स एक अलग लेयर बन जाएगी अब, ठीक है। और उसमें कोई भी आ सकता है, उसमें कोई फिनटेक भी आ सकता है। हो सकता है आज से 5 साल बाद बिल्कुल ही कोई ऐसा इदारा हो जिसका नाम भी मुझे और आपको पता ही ना हो, बिल्कुल एक नया काम कर रहा होगा वो, राइट। जो एसेंशियली अभी भी आया कि EMI लाइसेंस आ गया, EMI लाइसेंस आया है, ठीक है। मगर अभी देखते हैं ना, वो काम स्टार्ट तो हो, हमारे पहले शोर बहुत मचता है, काम होता है तो कोई कुछ नज़र नहीं आता, ठीक है। वो ना खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला, बस वो वाली मिसाल है। काम बहुत होता है कि जी बहुत ये आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है, तस्वीरें खींच रही हैं, तालियां बज रही हैं, भाई कोई प्रोडक्ट आएगा, कुछ आएगा तो फिर शायद हम बात कर सकें कि हाँ यार ये ऐसी चीज़ है विच कैन एक्चुअली थ्रेटन बैंक्स या एनीवन एल्स। राइट नाउ मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, ठीक है। आ रहा है कुछ, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मगर पिछले पता नहीं सालों से आ रही हैं। आपको भी मेरे ख्याल से कुछ अंदाज़ देने, कोई हाथ में चीज़ आएगी, कोई फ़ोन में कोई चीज़ आएगी, कुछ होगा, तब आप कह सकते हो कि हाँ यार कुछ है। जैसे एक मैं बताऊँ, जो सबसे जो बहुत पीक काम किया है ना हमने टेक्नोलॉजी में पिछले 2 साल में, वो हमने ये करा है कि अब मेरे घर पे ठंडी कोक सिर्फ 15 मिनट में डिलीवर हो सकती है, राइट। ठीक है, ठीक है। फूड पैंडा के थ्रू, अगर एयरलिफ्ट कर लिया आपने तो ये मैं ठीक है। अच्छा, मुझे जितनी नफरत है पांडा से, ठीक है, उसका वो नहीं, मगर यार 15 मिनट में उसने मुझे ठंडी कोक दे दी यार, ठीक है, इससे अच्छी क्या बात सकती है। दिस इज आई वुड से पीक टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान के। बोलूँगा यार सलाम है उन लोगों को, उन्होंने ठंडी बोतल जो है मेरे घर 15 मिनट में पहुंचा दी। ये वाकई पॉसिबल नहीं था आज से पहले। हाँ, आपका किसी का जो करीबी दुकान वाला उसका नंबर है, वो बोलेगा यार लड़का निकला हुआ है अभी थोड़ी देर में आएगा, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड। उसने बोला यार ये आपका सीधा 15 मिनट पहुंचा देगा, ठीक है। अच्छा, ई कॉमर्स एक और जो इसमें चीज़ है पेमेंट्स की, तो एक वो है ज़्यादातर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन जो पाकिस्तान में है वो होती है कैश ऑन डिलीवरी। पाकिस्तान एक चंद उन मुल्कों में से है जो कैश पे काम करते हैं। जैसे मैं बोला, कैश इज़ अ ड्रैग ऑन इकोनॉमी, ठीक है। अब मैं बताऊँ कि लोग क्यों कैश पे काम करते हैं। मैं पर्सनली इस चीज़ का भी 2 दिन पहले ही सफ़र हुआ। एक वेबसाइट है यहाँ पे, बहुत बड़ी वेबसाइट है जो ई कॉमर्स की, ठीक है। वहाँ पे सब मिलता है, पेंसिल से लेके आपको जो है AC जहाज़ भी शायद कभी कार देते हैं, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। आईफोन भी देते हैं, सब कुछ, मतलब 2 रुपये की चीज़ से लेकर 2.5 लाख रुपये की चीज़ आपको मिल जाती है यहाँ पे। मैंने वहाँ से, मैं एक नया यहाँ पे शहर में शिफ्ट हुआ था, मैंने उनसे टेबल मंगवा ली, गलती करी मैंने, टेबल मंगवा के, ठीक है। मुझे आइडियली करना ये चाहिए था, किसी मार्केट जाता टेबल लेकर आ जाता है, मगर मैंने मार्केट इसलिए नहीं किया, कैश लगाना पड़ेगा, कार्ड पे पेमेंट हो जाएगी। टेबल ऑर्डर करी मैंने, कार्ड से पेमेंट कर दी। उन्होंने बोला जी 6 से 9 दिन लगेंगे। मतलब 6 से 9 दिन कौन इंतज़ार करता है आजकल के ज़माने में। अगर ठीक है यार 9 दिन लगा लो, कोई बात नहीं, लगा लो। कल जनाब आप कॉल आती है मेरे पास कोरियर वालों की तरफ से कि सर आपकी टेबल आ गई है। मैं अच्छी बात है। मैं पहुँचा घर अपने, हाँ भाई देखा तो टेबल की टांग टूटी हुई थी। अच्छा, ठीक है, 2 टांगें टूटी हुई थी, एक भी नहीं 2 टांगें टूटी। मैं कहा यार क्या करूँ, कह रहा सर इसको वापस कर दें आप। मैं कहा यार वापस ले जाओ इसको, ठीक है। अब मैंने टेबल वो वापस कर दी है, ठीक है। जिस वेंडर ने मुझे भेजी थी उसको ही मैंने मैसेज कर दिया, भाई टूटी हुई टेबल भेजी थी, कोई सही चीज़ भेज दो। कह रहा है सर मैं आपको भेज दूंगा। अब मुझे नहीं पता क्या होगा, मैंने पेमेंट कर दी है इसकी ऑलरेडी, ठीक है। आई एम एट सोल मर्सी ऑफ दैट वेंडर कि यार उसने अगर मुझे टेबल भेज दी तो ठीक है, वरना मुझे किसी के आगे जो है एक रोना धोना शोर मचाना पड़ेगा कि भाई पैसे वापस कर दो तो हो जाएंगे। इसीलिए लोग कार्ड से पेमेंट नहीं करते, क्योंकि आप भरोसा नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है।
अमेज़ॉन एक वेबसाइट है, ठीक है, उसको मैंने दुनिया जहाँ में हर मुल्क में इस्तेमाल किया, मतलब मैं हर मुल्क में गया हूँ, लेकिन 4-5 मुल्कों में इस्तेमाल किया है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक, ठीक है। मतलब मेरा हाल जो 100-150 ऑर्डर मेरे क्यूमुलेटिव होंगे उसमें, कि कभी किसी ऑर्डर में कोई मसला हो, ठीक है, नहीं होता। वो कहते हैं कि यार ये चीज़ है और वो समहाउ सही डिलीवर होती है, उन्होंने अपने सिस्टम जैसे बनाए हुए हैं। यहाँ पे बस अल्लाह वसाए पे चलते हैं कि जी सर टूट गए तो टूट गए, अब क्या करें। मैं भी ये कर रहा है, टूट गए तो अब क्या कर सकते हैं, मतलब टूट गई अब तो ये चीज़ है। रास्ते कम से कम ये होगा कि जो कैश पे रिलायंस है वो कम हो जाएगी। अच्छा, बिजनेसेस जो हैं वो भी चाहते हैं कि यार कैश, कुछ बिजनेसेस चाहते हैं कि डायरेक्ट हम बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू काम कर लें। वो जैसे मेरा एक दोस्त है, वो एक छोटा सा उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, मोबाइल फ़ोन फलाना डिमा का इक्विपमेंट, गेमिंग के इक्विपमेंट, ये सब वो प्रेफर करता है कि वो अपनी वेबसाइट के थ्रू कार्ड पेमेंट्स ले। मगर द प्रोसेस टू बिकम अ मर्चेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बंदा बोलता है यार नहीं करना मुझे ये काम, ठीक है। मेरा बंदा जाएगा घर पे, कैश लेके आ जाएगा, सामान भी दे देगा, कैश भी दे देगा, और एक गिलास पानी भी पी लेगा। नहीं, और उसमें ना वो एक इट्स लाइक अ टैलेंट शो होता है पूरा का पूरा। लाइक सो माय वाइफ हैज एन ई-कॉमर्स बिजनेस एंड वी वेंट थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वेंडर्स एंड व्हाट नॉट। वो ना आपसे आके इस तरह करते हैं कि आपकी वॉल्यूम क्या है सर, आपका ये, आपने ना पूरा अपना एक पैकेज लेकर जाना है कि सर हम कोई बहुत बड़ी चीज़ है तो प्लीज़ आप हमें लगा दें। भाई एक API आपने इंस्टॉल करनी है, API लगानी आप इंस्टॉल करें। आप देखें पूरी दुनिया API पे काम कर रही है, हाँ, ठीक है। आप किसी भी बेताशा दुनिया वेबसाइट मौजूद हैं जिसमें आप सिर्फ रजिस्टर करोगे, API देंगे, यू आर एबल टू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स ऑनलाइन। इसमें मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप कुछ किए बगैर सर्विस चार्जेस ले रहे हैं मेरे से, तो आप लगाएं और लगाकर वो करें। ये मैं एक और मिसाल दूं आपको, ये तो ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं ना। मैं एक ब्रिक एंड मोटर, एक रेस्टोरेंट यहाँ पे इस्लामाबाद में है, कराची में का एक मेरा दोस्त है, उसने खोला। मैं बोला कि यार, मैंने बोला मैं उसको हमेशा पेमेंट कार्ड से करता हूँ, ठीक है। मैं बोला मशीन आ गई, कह रहा है यार मशीन नहीं आई, वो जो बैंक वाले हैं वो ये कह रहे हैं फलाना गारंटी मांगा कह रहे हैं, अभी तक नहीं आ रहे। अच्छा कौन सा बैंक? उसने बोला ये वाला बैंक है। मैंने कहा चलो मैं उनसे बात करता हूँ, ठीक है। मैंने बात करी, मैंने थोड़ा शोर मचाया, उन बैंक वालों से जो है कुछ ताल्लुकात थे, मतलब अगले दिन मशीन लग गई। मतलब एक बिज़नेस है, वो चाह रहा है कि भाई मैं उसमें एक हिस्सा बनूँ इकोनॉमी का, फॉर्मली काम करो। कह रहे हैं यार क्यों कर रहे हो भाई, फॉर्मली आप क्यों चाह रहे हो काम करना? नहीं करो काम फॉर्मली, और कैश पे काम करो, टैक्स अवॉइड करो, क्या करोगे फॉर्मली काम करके? ये चक्कर है। हम इंसेंटिवाइज नहीं करते हैं बिजनेसेस को फॉर्मली काम करने में, हम डिस्करेज करते हैं। और ये चीज़ मतलब ये नहीं है हुकूमत का है या कुछ है, वो एक माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है। और हुकूमत भी ये कहती है और ठीक है सही ये कर रहे हैं, करने दो। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आती, कोई ऐसी इंटरवेंशन नहीं आती जिससे कोई एक सिग्निफिकेंट चेंज हो। चेंज कोई नहीं, हल्का फुल्का कहीं पे चेंज होता है, तालियां बजाते हैं, तस्वीर खींचते हैं, ट्वीट होती है, मास्क पहन के एक बंदा चल रहा होता है, ठीक है, और बस वो दैट्स इट, वहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो अगेन आप अगर ये बोलोगे पिछले 3 साल में 4 साल में कोई एक मेजर लैंडमार्क चेंज किसी भी चीज़ का, जो कि हो सकता है बाय द वे 3 years 4 years 5 years इज़ अ बिग पीरियड। कोई आप डिजिटल एडॉप्शन जो है ना वो साल में होती है, ठीक है, वो नहीं हुई है। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, एक और मिसाल देता हूँ मैं आपको डिजिटल एडॉप्शन की। मेरा बीच में जो पावर प्लांट्स जब लग रहे थे तो उससे मेरा बीजिंग काफ़ी आना जाना होता था, राइट, ठीक है। तो बीजिंग मैं जाता था एक ज़माने में, तो कार्ड इस्तेमाल करते थे, ठीक है। कुछ भी गए, बार में गए, कहीं पे भी गए, आपने कार्ड दिया, उसने चार्ज किया, कार्ड हर जगह चल जाता था, ठीक है सही है। 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2016 में गया, मैंने हर जगह कार्ड इस्तेमाल किया। उस समय मैं 2017 में गया हूँ, ठीक है, लोगों ने कार्ड इस्तेमाल यूज़ करना बंद कर दिया था। एक साल की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, ठीक है, विद इन 1 year। सुने आप, बीजिंग की बात कर रहा हूँ, 17 यूज़ कर दिया। और कहते हैं यार हम सिर्फ अली पे यूज़ करते हैं। कहते हैं आप फ़ोन लो, फ़ोन पे आप वो QR कोड स्कैन करोगे, पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने बोला यार वो कार्ड से आगे चलेगा, ये डिजिटल अडॉप्शन होने में सिर्फ 1 साल लगा है। एक दिन में गया कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगली दफ़ा में बीजिंग गया, लोगों ने कार्ड इस्तेमाल करना बंद कर दिया। टैक्सी, बार, खाना, चने, साइड पे बंदा अगर चने ही बेच रहा होता है ना, ठीक है, वो भी कहता है उसका एक वो लगा होता है कि यार ये QR कोड है, इस पर साइन, इसको स्कैन करोगे तो वो हो जाएगा। दिस इज़ वॉट एडॉप्शन लुक्स लाइक। इंडिया में भी यही हुआ, इंडिया में मैसिव डिजिटल एडॉप्शन, ठीक है, विद इन 2 years हुई। आप देख लें देयर इज़ ज़ीरो डिजिटल एडॉप्शन। इनफैक्ट जो लोग पहले कार्ड एक्सेप्ट भी करते थे ना, अब वो नहीं करते, कहते हैं कि यार आप कैश दे दो वरना हमें टैक्स देना पड़ता है। अभी मैंने यहाँ पे कल एक फ्रिज लिया एक जगह से, मैंने इस्लामाबाद में ब्लू एरिया से एक जगह से फ्रिज लिया, मैं कार्ड से पेमेंट करूँगा, कह रहा 2.5% लगेंगे।
मैं कहा तो लगा दे यार, ख़त्म कर भाई, मुझे दे दे, ठीक है। तो अगेन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको किस किस तरह डिस्करेज किया जाता है। इस मुल्क में कोई इनकरेज नहीं करेगा आपको डिजिटल पेमेंट करने के लिए। देखिए चलें, मैं इसको ना थोड़ा सा फ्लिप करता हूँ कॉन्वर्जेशन को। बैंक्स रेगुलेटर का तो हमें समझ आ गया, उनको तो समझ नहीं आती। वो कहते हैं यार काम चल रहा है, ठीक है, उनका मूड भी नहीं होता। फिर FATF ऊपर से आ जाता है तो वो भी 10 मसले हो जाते हैं। FATF एक्सक्यूज है एक, ठीक है। आई पर्सनली दुनिया जहाँ में FATF है, आप अकेले नहीं हो, FATF दुनिया के लिए है, मगर आपने उसको एक हवा बनाया हुआ है, एक्सक्यूज बनाया हुआ है। राइट, बट अगर हम बैंक्स की साइड पे आए तो बैंक्स का भी एक माइंडसेट का इशू है। मैं न्यू एज कंपनीज की तरफ आता हूँ। राइट, चले बैंक्स, मैं अगर कहता हूँ कि यार HBL QR कर रही है नहीं कर रही, वो एक क्वेश्चन मार्क है। ईजी पैसा या जैज़ कैश QR पे आ रहे थे एक ज़माने में, बड़ा शोर भी मचा इसके ऊपर। लेकिन समहाउ जब भी एक नया फिनटेक आता है, नए लोग होते हैं, नया एक जज्बा होता है, ठीक है, बट समहाउ वो फंस जाता है। मैं यानी कि कल मैंने देखा था, आई बिलीव इट वाज शहरियार हैदरी और समवन हु शेयर्ड दिस एंटायर सॉर्ट ऑफ क्या कहलाता है, एक इकोसिस्टम ऑफ फिनटेक्स, 300 डिफरेंट एप्स, companies in Pakistan, you know, huge exploding ecosystem. Somehow every app, every product is selling you utility payments, utility bill payments. Useless. यूटिलिटी कर लें या जैज़ के कार्ड खरीद लें या फिर इसी पैसा का कार्ड खरीद लें। एंड आई एम जस्ट लाइक यार, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास फिंजा की टीम आई हुई थी और मैंने उनको भी ये मिसाल दी। एंड दिस इज स्टिल हैपनिंग टू मी। इनफैक्ट ईजी पैसा एक्चुअली रीच्ड आउट, मैंने वो पढ़ लिया था आपका मैसेज, आई विल डेफिनेटली डू दैट। बट 50,000 की मेरी लिमिट है, ठीक है, मेरा ख्याल है 25,000 पर डे की लिमिट है कि मैं रिसीव कर सकता हूँ। उसके ऊपर 5-6 हज़ार रुपये आते हैं ना दिन का, तो वो कंज्यूमर अगर पैसे उनके यहाँ पर आता है, एक जो पॉडकास्ट पे एक आता है सपोर्ट द पॉडकास्ट, में लोग 10 रुपये 50 रुपये 5-5 हज़ार रुपये भी कई बार लोग भेज देते हैं। 5-6 हज़ार जब एक दिन आ जाए ना, तो पीछे से एक उनका कोई सिस्टम लगा हुआ है, परेशान हो जाता है, क्या हो गया 5,000 रुपये आगे हो जाता है। तो अगला बंदा जब पैसे भेज रहा होता है वो कहते हैं लिमिट पूरी हो गई है। अच्छा, मैं चेक करता हूँ, मुझे कंज्यूमर स्क्रीनशॉट भेज रहा है, लिमिट पूरी हो गई है, मैं चेक कर रहा हूँ, ये कोई पीछे से उन्होंने कुछ लगाया हुआ है। मतलब जिस मुल्क में मुजम्मिल मिनिमम वेज 20,000 रुपये हो, अगर किसी को तनख्वाह देनी है ना, ठीक है, मेरा लेट्स से मेरा जो एक हमारे दोस्त हैं, हमारे ड्राइवर हैं, ठीक है, मुझे तनख्वाह देनी होती है ना, मैं चाहता हूँ कि उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँ, मगर एक साथ में उसके अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता। ठीक है, उसको मुझे 22,000 रुपये 23,000 रुपये 25,000 रुपये उसके देने होते हैं, मैं वो ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता। कहता भाई तू कैश ले ले मुझसे। ठीक है, वो कहता है कि जी लिमिट है ही नहीं कर सकते आप। जिस मुल्क में मिनिमम वेज 18,000 रुपये, ठीक है, मतलब आप अगर किसी को आपके यहाँ कोई काम कर रहा है ना मिनिमम वेज पे, आप उसको भी तनख्वाह नहीं दे सकते, यार अगेन आप कैसे ही करोगे कि जी FATF हो जाएगा भाई, तो 18,000 रुपये वाला तो कौन सा कोई अरबों रुपये का काम कर लेगा यार। अगेन रिस्क मैनेजमेंट की यहाँ पे बात आती है, टॉलरेंस लेवल्स होते हैं, फिल्ट्रेशन लेवल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू एल्गोरिदम्स, थ्रू मशीन्स, थ्रू बेसिक कोडिंग, थ्रू कॉमन सेंस आप बहुत सारी चीज़ें फिल्टर कर सकते हो। राइट, बट दैट्स माई क्वेश्चन, राइट, कि ईजी पैसा, जैज़ कैश, ऑल ऑफ दीज फिनटेक कंपनीज, न्यू एज, दे हैव द टैलेंट एज वेल। Why have they not been able to do QR adoption? Because अगर मैं QR की बात करूँ, बड़ी सिंपल सी मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार एक QR कोड लगा हुआ है, एक ऐप एग्जिस्ट करती है, बेसिक सी है, ऐप के अंदर अगर मेरे पास पैसे हैं, अज्यूमिंग के हैं, ठीक है, लिमिट्स की बात साइड पे कर लें, तो मैं जाऊँगा, मैं जाके एक वेंडर के पास जाकर उसी वक्त करूँगा, कोड डालूंगा, आ जाएगा। Somehow इसमें ना रेगुलेटर का काम है, इसमें ना बैंक का काम है, इसमें तो एक बेसिक ऐप है जो कि सीमिंगली एटलीस्ट वहाँ तक तो हम पहुँच गए कि ऐप पे मैं साइन इन कर सकता हूँ। राइट, मैं ID कार्ड डाला, मैंने कर लिया, विद इन बना लिया और मैंने बना के पैसे भी डाल दिए। मैं शॉप में गया और मैंने पैसे डाल के मैंने ऐप में शो करा दिया। वाई हैव वी नॉट बीन एबल टू गेट द QR साइड अप? इज दैट अ रेगुलेटरी प्रॉब्लम? What is that? या हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है साइड पे? इट्स अ बिट ऑफ बोथ है। ये तो एक लिमिट का इशू है, ठीक है। मैं कार्ड से अपने पेमेंट करता हूँ ना, कार्ड निकालता हूँ, उसको देता हूँ, पेमेंट कर देता है वो, ठीक है, 25,000 की चीज़ हो, 30,000 की चीज़ हो, इट गोज़ थ्रू, राइट, ठीक है। QR कोड डालूंगा ना, मैंने कहीं पे खाना भी खा लिया 1,500 रुपये का, 2,000 रुपये का, कुछ भी मैंने कर लिया, ठीक है, लेट्स से मैंने शॉपिंग कर ली, मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गया, मैं 8,000 रुपये की ग्रोसरी शॉपिंग कर ली, वो आप वाला मसला हो गया भाई क्या हो गया, कितनी पेमेंट कर रहे हो, कितने सब्जियां ले ली आज, ठीक है, 8,000 रुपये हो जाएगा, ऐप चौक हो जाएगा, राइट, ठीक है, आपकी डेली लिमिट लग जाएगी, राइट, ठीक है। मैं उसमें अगर नॉर्मल अपनी सैलरी अकाउंट से उसमें पैसे ट्रांसफ़र करूँगा, उसकी भी एक डेली लिमिट है कि 20,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आप, राइट, एट एनी पॉइंट इन टाइम। ये जो आपने 2 नाम लिए, इनमें आप ज़्यादा पैसे रख ही नहीं सकते, तो आप एक दफ़ा करोगे, 2 मरतबा करोगे। कंज्यूमर जो है ना, कंज्यूमर इज़ लाइक अ गोल्ड फिश, राइट, बहुत क्विकली जो है ना वो अपनी लॉयल्टीज बदलता है, एंड राइटफुली सो, राइट, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ जैज़ कैश और ईजी पैसा एक काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ, वो करता हूँ मैं चैरिटी के लिए,
राइट, ठीक है, किसी को कुछ वो करना है, कोई हिसाब करना है तो चैरिटी के लिए बेस्ट है। आपने उसमें पैसे रखे हुए थोड़े, वो आपने डायरेक्ट इजी पैसा कर दिए, जैस कैश कर दिए। इसके अलावा कोई मुझे उसकी यूटिलिटी नज़र नहीं आती कि जो कि मैं किसी और चीज़ से नहीं कर सकता। इट्स ईजियर फॉर मी कि मैं कैश से कर लूँ, क्योंकि मुझसे ये नहीं बोलता कि यार आपकी तो लिमिट ही नहीं है। कैश जो है ना मुज़म्मिल, कैश का ड्रैग तो है, पूरी इकॉनमी के लिए कैश का ड्रैग है, मगर कैश है ज़ीरो कॉस्ट फॉर द कंज्यूमर। राइट, ठीक है, कैश मेरे पास पड़ा हुआ है ना, मेरी जेब में अभी लेट्स से 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। 1 लाख रुपए इज़ अ साइजेबल अमाउंट। 1 लाख रुपए मेरी जेब में पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे जाके कहीं पे भी शॉपिंग कर सकता हूँ। इट इज़ ज़ीरो कॉस्ट, मेरी जेब में पड़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इसमें। राइट, ठीक है, आई मीन रिस्क है नहीं, वो रिस्क उस वक्त है ना कि यार आप चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट्स डिफरेंट होता है। आपका फ़ोन भी चोरी हो सकता है, ठीक है। 1 लाख रुपए मैं लेके घूम सकता हूँ, दिस हैज़ ज़ीरो कॉस्ट राइट टू मी, ठीक है। वॉट विल इंसेंटिवाइज मी, मुझे क्या ऐसी मार पड़ी है कि मैं कोई ऐप यूज़ करूँ। ऐप मेरे लिए ऐसा क्या कर रहा है जो कि मेरे लिए कैश नहीं कर सकता। तो इसकी जो सब्स्टिट्यूशन है ना, यू हैव टू गिव द कंज्यूमर समथिंग, और जो एक चीज़ आप दे सकते हो वो है कन्वीनियंस। अगर ऐप कन्वीनियंट नहीं होगा, ठीक है, अजियत बन जाएगा, आप बोलोगे यार नहीं करना मुझे। एक दफ़ा करोगे, 2 मरतबा हो गए, तीसरी मरतबा बोलोगे यार दैट्स इट, आई एम डन, ठीक है। एंड इट नीड्स टू वर्क एवरी टाइम, 100% ऑफ द टाइम। मैं खड़ा हुआ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पीछे मार्केट में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मुझे QR कोड यूज़ करना है, ठीक है, मैं खड़ा हूँ, मैंने शॉपिंग कर ली, आई डोंट हैव कैश राइट ना, मैं फुली रिलाई करता हूँ QR कोड पे, लेट्स अज्यूम दिस वे, ठीक है। नॉर्मली मैं फुली रिलाई करता हूँ क्रेडिट कार्ड्स पे, कैश मेरे पे हमेशा बहुत कम होता है। मेरे अब्बू कहते हैं कि यार तो खुदा का खौफ करो, कुछ कैश रखा करो। उन्होंने कहा नहीं यार मैं काट लेता हूँ। मैं यहाँ दुकान पे खड़ा हूँ, मैं निकालता हूँ अपना QR कोड, बड़े शौक से भरम से निकालता हूँ, मैं स्कैन करता हूँ, पता लगता है ऐप डाउन है। क्या करूँ मैं, ऐप डाउन है सर, लिंक डाउन है। वो आपने सुना होगा, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, उसको कहते हैं लिंक डाउन है। अच्छा, पूरी दुनिया में मैं घुमा हूँ, नहीं होता कहीं लिंक डाउन, हर जगह चलता है सर, लिंक डाउन है। और ये क्रेडिट कार्ड ये भी 3G 4G, मैं 2007-8 की बता रहा हूँ, मुझे याद है कि जी एज चल रहा होता था पूरे अमेरिका के अंदर, लिंक चलता था। लिंक डाउन है सर, ठीक है। अब आपकी ऐप नहीं चल रही होगी, वो जो बड़े बैंक वाले हो कहेंगे कि जी आज तो सॉरी हमारी मेंटेनेंस चल रही। अच्छा भाई ठीक है, मेंटेनेंस चल रही तो अब मैं क्या करूँ, सब्जी नहीं लूँ, ठीक है। तो इस वजह से आप भरोसा नहीं करते इन चीज़ों पे, ठीक है। अगर ये ऐसा हो ना, ऑलवेज रिलायबल हो, आपके फ़ोन में होगा, स्पॉटिफाई होगा या नेटफ्लिक्स होगा, दिन में मेरे ख्याल से 5-6 मरतबा हो उस चीज़ को खोलते हो गया ऐप को। कभी ऐसा नहीं है बोले कि सर आज ये मूवी अवेलेबल नहीं है, ऐसा करें दूसरी वाली मूवी देख लें या दूसरा गाना सुन लें, कभी नहीं बोलेगा। कहेगा सर मैं आपको ये गाना सुनाऊंगा, और जिस दिन बोलना शुरू करेगा फिर नहीं, जिस दिन बोलना शुरू करेगा आप बोलोगे यार मैं क्यों इसके अपने साथ अपना टाइम ज़ाया करूँ, दफ़ा करो इसको। स्पॉटिफाई से याद आया मुझे, ठीक है, एक अजाब होता था पहले, ठीक है, कि जी पेमेंट किस तरह करनी है। स्पॉटिफाई पाकिस्तान में आया, मुज़म्मिल मुझे 2 मिनट लगे साइन इन करने में। उन्होंने बोला हमारा आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपका ईमेल एड्रेस ये है, कार्ड नंबर क्या है आपका, कार्ड नंबर ये है, अस्सलाम वालेकुम आपका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो गई। 2-3 पाकिस्तान में लोकल ऐप आए थे म्यूज़िक के, आप देख लो उनका हाल क्या हुआ है। 0 पेमेंट एडॉप्शन, 0 इंटुइटिव इंटरफेस, ठीक है। इंटुइशन मतलब यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस पे तो काम ही नहीं करना है ना। ऐसा कैसे हो जाएगा किसी के लिए आसान हो जाए काम करना, नहीं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। 0 यूज़र इंटरफेस, 0 यूज़र एक्सपीरियंस, आई डोंट सी देम एनीवेयर नाउ। स्पॉटिफाई किल्ड देम। वो बड़ा लोगों की जो होती है कि जी एक ठीक है एक फैंटेसी होती है, विजुअल थिंकिंग होती है, यदि मैं एक्वायर कर लेगा। भाई एक्वायर करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। मैं कुछ हालत देखो अपनी क्या है, तुम्हें कौन एक्वायर करे, घर वाले एक्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सिलसिला है, राइट। यूज़र के ऊपर किसी का फोकस नहीं है। आप अभी ये जो आपने बताया कि 300 कंपनियों के नाम थे उसमें, बड़ा कोई इकोसिस्टम है, एक आप उसमें कोई ऐप बता दो या प्रोडक्ट बता दो, ठीक है, जो आप बोलते हैं कि यार दिस इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, मैं इसको डेली इस्तेमाल करता हूँ। यू विल कैन नॉट थिंक ऑफ अ सिंगल लोकल ऐप, एक भी ऐसी नहीं होगी जो आप बोलोगे यार दिस इज़ व्हाट आई यूज़ ऑन अ डेली बेसिस, कोई भी नहीं होगा। सादा पे मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों हो जाए तो अच्छी बात है ना, मुझे वो लग रहा है कि they might be able to do it. The hype is there for a lot of things. The hype is there and also I feel like जो मैंने अभी तक उनका देखा है ना, they actually have really focused on the user experience. वही है ना, let's see कि वो किस हद तक जाता है। देखें जब ऐप हाथ में आएगा ना, अब घर वाले यूज़ कर रहे होते हैं, मोहल्ले वाले कर रहे होते हैं, दोस्त यार कर रहे होते हैं, 100 यूज़र होते हैं, 15,000 यूज़र होते हैं, 5,000 यूज़र होते हैं, ठीक है। जब सडनली आप 5,000 से 5 लाख और 5 मिलियन पे स्केल करते हो ना,
तो आपके मसाइल डिफरेंट होते हैं। राइट, बस ये चीज़ है, अगर वो फिगर आउट कर लें, हाँ, वरना वही वाला हिसाब होगा जो एक बड़े बैंक का ऐप है कि सर आज माजरत है, कल इस्तेमाल कर लीजिएगा। हाँ, नहीं मुझे ये लगता है कि आई थिंक वेयर एट द पॉइंट वेयर whoever sort of begins to answer the technology and the design problem, तो eventually they will end up being the winner. Like what प्रॉब्लम तो है ही नहीं, दुनिया भर में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ये बात सारी है ना, अगर प्रॉब्लम तब बोलो कि यार दुनिया में कोई सॉल्व नहीं कर, भाई सॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम, द सॉल्यूशंस आर देयर, स्केल अप के सॉल्यूशन मौजूद हैं, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस के सॉल्यूशन मौजूद हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। आपने छाप नहीं है, आपने छाप तो सही तरह लो यार। ठीक है, वो आपने अभी नाम लिया उसका, इजी पैसा का नाम लिया, इजी पैसा का ऐप खोलता हूँ मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ। मैं कहा नहीं यार ये कोई पता नहीं क्या करना है। आपने वो भी बड़ी अच्छी बात बोली, आपने कहा कि कॉस्ट है ना। मुझे याद है एवरी टाइम आई आस्क माय ड्राइवर कि जब भी पे के बात आती है कहते हैं यार भाई पे, मैं कहता हूँ यार मैंने नहीं निकाला, कैश नहीं निकाला, मुझे इजी पैसा बता दें। फिर वो कहते हैं भाई 1000 रुपये पे 20 रुपये पे। मैं कहता हूँ 1000 और 20 रुपये, दैट्स अ थिंग। ठीक है, अब वो देखें उसको, ये अच्छी बात आपने बोली कि आपने कुछ ट्रांसफर भी करे ना, वो बेचारा अगर वहाँ से निकालेगा, ठीक है, गरीब तरीन यूज़ कर रहा है, गरीब तरीन यूज़ ये जो यूज़ कर रहा है योर लोअर जो आपका सेगमेंट है, ठीक है, दे आर यूजिंग इट एंड इट्स अ ग्रेट सर्विस फॉर देम, मगर उनके लिए इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आप लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसको निचोड़ लो, उसको नहीं, उसको निचोड़ने की बात नहीं है, उसके यूज़र इंटरफेस से फोकस नहीं करो। हाँ। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि यार आपके पास एक मैसिव मार्केट है, उसको आप इम्प्रूव करो, उस प्रोडक्ट को आप इवॉल्व करो। ठीक है, आपका जैसे ड्राइवर है, ठीक है, आपका ड्राइवर कहता है कि यार सैलरी आ जाए, अगर उसके पास ये वो हो क्या वो एक पान के खोखे पे जाके उसे कुछ लेना है, तो वो QR कोड स्कैन कर ले, सुकून से पेमेंट हो जाए, ठीक है, 2-4 रुपये उसको ऑफ भी मिल जाए, वो यूज़ करेगा। उसको अगर अपने गांव जाना है, दूसरे शहर जाना है, वो डेबू पे जाता है, डेबू पे अगर उसको QR कोड आसानी से अवेलेबल है तो वो करेगा, अगर उसको 100 रुपये कम मिलेंगे। ठीक है, वो एडॉप्शन में यूजर एक्सपीरियंस की गेम है। अभी तो आप ऐप खोलते हैं, इतना टेक्स्ट आता है, इतना कुछ आता है, आपको समझ ही नहीं आती, वो क्लास कर ही नहीं सकते। वो देखे ना, वो उसमें एक बहुत सीधी सी बात है कि जो इवन सबसे पहले जो हमारे ऐप बनाते हैं ना, वो बहुत दुख की बात ये है कि हमारे जैसे लोग बनाते हैं, ठीक है, और ऐप बनते हैं सारे अंग्रेज़ी में। एक उस परसेंटेज वाली कॉम के लिए जो कि बेसिकली 2%, 2% से ज़्यादा लोग नहीं है इस मुल्क, और जो सारे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, ठीक है, बाकी जो 98-98% लोग जो हैं उनको यार उनके लिए वो चीज़ समझ नहीं आती। उनके लिए अब जो उर्दू का टेक्स्ट देखा कभी आपने, आपके पास कभी इजी पैसा आ रहा है, उर्दू में मैसेज आता है ना, वो आप सर खुद आते रहते, भाई लिखा हुआ क्या है, उर्दू तो सही लिख दो। ठीक है, उसका फॉन्ट क्या होता है, क्या नहीं होता। एक जो मैं इसमें बोलूँगा ना, एक जो ऐप जैसे मैंने देखा विच इज़ ट्रूली नेटिव लैंग्वेज का जैसे वो है, दैट इज़ बाइकिया। अच्छा, बाइकिया मैंने एक दफ़ा बोला, अच्छा मैं बाइकिया मुझे ढूंढना था, मैं बाइकिया ढूंढना, मिल नहीं रहा मुझे यार, बाइकिया किधर है। वो मैं अल्फ़ाबेटिकल किया हुआ था, एंड में पता लगा उन्होंने बेस किया हुआ था उर्दू में, पूरा ऐप उर्दू में था, बिकॉज दैट इज़ देयर टारगेट मार्केट। राइट, ठीक है, वो मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को समझा। अभी भी आप इजी पैसा जैस्केच खोलोगे ना, दैट इज़ डिज़ाइंड, वो मेरे और आप जैसे लोगों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, वो उस बंदे के लिए डिज़ाइन नहीं किया हुआ जो एक्चुअली उसको यूज़ कर रहा है। राइट, ठीक है, अगर वही वाली बातें, इतने होशियार हैं ये लोग, इतने स्मार्ट हो, तो भाई को अच्छी चीज़ बना दो। बट दैट्स अ वेरी सैड थिंग, बिकॉज आपने बोला कि हम जैसे लोग बना रहे हैं। सर फेसबुक जो बना रहे हैं वो हमसे भी बहुत ऊपर वाला बंदा बना रहे हैं, लेकिन वो समझ गए हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के अंदर वॉइस नोट डाल पूरी जनता को लगा दिया। व्हाट्सएप जनता को नहीं, वॉइस नोट पे डाल दिया, मैं खुद वॉइस नोट करता हूँ। हाँ, क्योंकि इट्स बेसिक ना, आपको कुछ पढ़ना की जरूरत नहीं है, एक बटन दबाया, आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया। कम्युनिकेशन मकसद आपका कम्युनिकेट करना है, चाहे आप जिस जबान में कम्युनिकेट करो, मकसद कम्युनिकेट करना है। बिल्कुल, अब वो कम्युनिकेट तो उन्होंने वो आस्क वो कर दी। Amar bhai, we're at the 1 hour 13 minute marks. We try to keep our conversations around about an hour. I would love to have you over again whenever you have the time. एक question generally जब भी पहली podcast होती है मैं सब लोगों से पूछता हूँ, and I'd like to ask you the same. How old are you? अगर if you're not 35. 35. So 30 years from now, give or take, you will be around 65. You'll be retired. Your kids would be sort of reaping the rewards. Maybe they're in Barcelona. Maybe they're in Pakistan. Retirement के बाद आपको लगता है पाकिस्तान में रहेंगे, बाहर जाएंगे? या रिटायरमेंट के बाद मैं पाकिस्तान में रहूँगा, बाहर जाके क्या करूँगा मैं। राइट, सो अगर पाकिस्तान में आप रहेंगे, ज़ाहिर है पाकिस्तान में आपका स्टेक भी है। हाउ डू यू सी पाकिस्तान ऑफ 2050? कुछ इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ऑब्वियसली आपका एक वो रिस्क वाला मेंटालिटी है ना, सो आपका वो यू डोंट, आई वुड अज्यूम दैट यू डोंट always look at the bright side. You have the innate ability to be able to figure out what's the worst that could happen and then build your way back from there. I would like to ask the best case scenario, the middle case scenario and the worst case scenario of how you feel like the country can evolve. Okay, let's start with the worst case first.
वर्स्ट के सिनेरियो ये है, वी कंटिन्यू द वे वी आर गोइंग राइट नाउ, दैट इज़ द एब्सोल्यूट वर्स्ट के सिनेरियो. इसके बाद से जो है ना पता नीचे से, बिकॉज दिस इज़ नो वे टू ग्रो. राइट. इनफैक्ट वी आर नॉट ग्रोइंग. ठीक है, हमारी जो ग्रोथ है ना, हमारी जो आबादी की ग्रोथ है वो तकरीबन 2% है. राइट. ठीक है, यहाँ पे 4% पे जब इकॉनमी ग्रो करती है लोग ऐसे ढोल बजाते हैं बहुत कोई बड़ा तीर मार लिया. भाई 2% से वो आबादी ग्रो कर रही है यार. राइट. तो कुछ तो खौफ कर लो खुदा का आप लोग शोर मचाने से पहले. ठीक है, सो दिस इज़ द एब्सोल्यूट वर्स्ट केस सिनेरियो. ठीक है, कुछ नहीं बदलेगा और हम ऐसे ही रहेंगे. कुछ नहीं बदलेगा, हम ऐसे ही रहेंगे. और आप देखें अगर पिछले 10 साल से कंपेयर करें ना, पाकिस्तान हैज़ डिटोरिएटेड इनकम लेवल के हिसाब से, ओवरऑल लाइफस्टाइल के हिसाब से, ओवरऑल हर चीज़ के हिसाब से जो एक ग्रेजुअल डिटोरिएशन हुई है. अगर इसी तरह आप अगले 20 साल तक चलते रहे तो बहुत बुरा होगा. और बहुत सारी इकॉनमीज़ आपसे कई आगे निकल गई हैं. मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ वियतनाम की. ठीक है, वियतनाम वॉर से रिकवर करा था और वियतनाम टिल 2002-2003 पाकिस्तान और वियतनाम, इनफैक्ट 2004 तक पाकिस्तान और वियतनाम की इनकम बराबर थी. नाउ वियतनाम की जो इनकम है दैट इज़ 4 times ऑफ पाकिस्तान. 2004 की आप बात जी 2004 में, और आप थे 16 years, right? नॉट अ लॉट ऑफ पीरियड. ठीक है, सो 16 ईयर्स की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, यू जस्ट नीड अ गुड ग्रोथ पीरियड ऑफ 10 to 20 years. 20 साल आपने हाई ग्रोथ के कर लिए, एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है. राइट. ठीक है, आप हर साल 6%, 7%, 5% प्लस पे अगर ग्रो करते रहे, राइट, दिस कंट्री will change massively in the next 20 years if we grow at 5% plus. अगर ये 3-4% में ग्रो करते रहे और इसी पे ढोल बजाते रहे, इसी पे खुशियाँ मनाते रहे, कुछ नहीं होता फिर. राइट. व्हाट अबाउट द मिड केस सिनेरियो? मिडिल केस यही है, मतलब 3 के बजाय आप 3.5 पे कर लोगे. ठीक है, मतलब देयर इज नो मिडिल केस. आई गेस यू कैन बी रियली गुड बिकॉज यू नीड टू, सो लेट्स टॉक अबाउट द, यू नीड टू अंडरस्टैंड के जो पॉपुलेशन का प्रेशर है दैट्स मैसिव. ठीक है, टू फीड everyone you need to grow very high. You can either really nail it, right, okay, or you can completely destroy yourself. There is no middle ground here. Right. So let's talk about the best case scenario then. What would that look like? Best case scenario would be our income level should be $15,000 plus 30 years per capita, 30 years में, 20 years में. ठीक है, we have a more tech oriented, अब पता नहीं 30 साल बाद टेक होगा क्या होगा, टेक प्लस टाइप की कुछ चीज़ होगी. ठीक है, एंड यू नो वी वुड बी बियॉन्ड लुकिंग एट एग्रीकल्चर. ठीक है, एंड वी वुड बी मोर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी. बेसिकली फोकस टेक पे होगा. वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि जी एग्री है सब कुछ. ठीक है, अभी तकरीबन आप लोग पता होगा हर सोशल स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब में होता है कि 60% जो है हमारी आबादी वो एग्री में इन्वॉल्व. भाई ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये बड़ी कोई परेशानी की बात है. दुनिया भर में 2% से ज़्यादा आबादी नहीं होती बिकॉज सब कुछ मैकेनाइज्ड होता है. ठीक है, यहाँ पे मैकेनाइज नहीं है. ठीक, तो जो आबादी है अगर 60% आपकी एग्री एंड रिलेटेड में एम्प्लॉयड है और वो 2% पे होगी, दिस मीन्स कि जो 60% लोग हैं इनको आपने कुछ और काम देना है. दैट विल बी थ्रू टेक्नोलॉजी, वो दूसरी चीज़ों के थ्रू होगा. ठीक है, सो इन अ बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक है, वी आर लुकिंग एट इम्प्रूव्ड एजुकेशन लेवल्स, वी आर लुकिंग एट इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल, वी आर लुकिंग एट इम्प्रूव्ड हेल्थ. ठीक है, अभी तो मुज़म्मिल आप नलके से पानी भी नहीं पी सकते. राइट, वाटर इज़ अ बेसिक राइट. आप नलके से पानी नहीं पी सकते, आप स्कूल नहीं जा सकते. ठीक है, आप स्कूल जो है, स्कूल की एजुकेशन की जो क्वालिटी है पब्लिक स्कूल्स की, इट्स जस्ट नॉट देयर. अगेन बातें बहुत होती हैं बट प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज़ आर कम्प्लीटली डिफरेंट. सो अगर पानी, बेसिक स्कूल, हेल्थ, ठीक है, ये 3-4 चीज़ें कवर हो जाती हैं तो बाकी फिर इकॉनमी अपने आप चल जाएगी. राइट. ठीक है, यू गॉट टू कवर दिस बेस. ठीक है, लोगों को आप पानी और खाने को दे दो, बाकी जो है ना बाकी सब फिगर आउट हो जाएगा. स्कूल की पढ़ाई करा दो, हेल्थ दे दो, बाकी लोग खुद कर लेंगे. अभी प्रॉब्लम यह है कि 55 से 60% एक जो इनकम है घराने की वो सिर्फ खाने पे जाती है. आप बोलते हो जी ब्रेड बास्केट ऑफ द रीजन, बड़ा फर्टाइल लैंड है हमारे पास, 5 दरिया हैं, फलाना है, धमाका है, स्टिल डू नॉट हैव इनफ फूड टू फीड पीपल. और ये प्रॉब्लम ज़मीन का नहीं है, ये प्रॉब्लम आपका है, आपने मैकेनाइज नहीं किया हुआ उसको. राइट, प्रॉब्लम आपका है, आपने उसको एक इनएफिशिएंट तरीके से जो है वो कर रहा है. I mean, we have one of the worst yields per acre in the world. Amar bhai, thank you so much for taking time out and for this very very insightful session. I hope कि आप दोबारा भी तशरीफ लाएं. अगर
हमारे कंज्यूमर को पसंद आए. थैंक यू सो मच. थैंक यू मुजम्मिल, थैंक्स अ लॉट. थैंक एंड यू. फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, अगर आपकी एपिसोड पसंद आए दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. यहाँ पर कहीं पर इजी पैसा जाज का इशारा होगा. यू कैन सपोर्ट द चैनल. हम ₹1 से लेकर एज मच एज यूड लाइक एक्सेप्ट करते हैं. थॉट दैट काउंट्स. इसी के साथ साथ अगर आपको अमार भाई की कोई बात पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सी बात थी. अगर किसी बात से आप डिसएग्री करते हैं तो ट्विटर पर कैंसिल ना करिएगा, बराह करम कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि कैंसिल भी करें. नहीं, हम प्रेफर करते हैं कि we have a conversation, we try to understand what is it that you didn't like, and you have a counter argument. Share that in the comment section below. If you think Amar should come again, please let us know कि किस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए. Personally, I'd love to know more about कि अगर हम growth ज़्यादा 8% 9% देखना चाहते हैं तो क्या हम steps ले सकते हैं उसके लिए. I'd love to explore that next time. But anyways, Facebook वाले नीचे दी हुई TBD community लिंक पे क्लिक करें तो हम आपका फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं. You can join that. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे एंड एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलेगी. बट एनीवेज, दिस वाज मुजम्मिल हसन ज़ैदी. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.